Please start the presentation. Yeah, let me give a minute. Yes, you can start now. Very good morning again, everyone. Well, I'm so happy. I'm glad you have followed me on Instagram. You have given me a very positive feedback. I am very happy and very satisfied with your own response regarding my session. You guys are very attentive. That is one of your particular strength, and it is quite a good thing. And see, today, not only social media, but we're going to talk about the proper communication, what hurdles basically we face while communicating with anyone, whether it is in corporate, whether it is an institution, or whether if you are talking with your family members, etc., what problems you basically face. We will going to talk about each and everything. ठीक है, हर एक उस मुद्दे पर बात करेंगे जो कि आपके लिए अनटचेबल है आज तक. दूसरी चीज, आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू इनवाइट क्वेश्चंस डेफिनेटली. और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा और फिर आपका नाम लेकर पूछूंगा. मुझे सब व्यू हो रहे हैं नेम्स, मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ. इट इज इन माय हैंड. सो सेकंड डे, मैं क्या खास लेकर आया हूँ आज के दिन आपके लिए. मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अपनी बात आज सोशल मीडिया से स्टार्ट जरूर करने वाला हूँ, लेकिन सोशल मीडिया हमारे लिए कोई इतना बड़ा श्राप भी नहीं है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी प्लीज चेक कर लीजिए कि आपने म्यूट किया हुआ है या नहीं. क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने म्यूट नहीं किया हुआ है तो बीच बीच में साउंड आता है और मैं खुद भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ. मेरा अपना एक फ्लो चलता है और उस फ्लो के अंदर नॉइस इफेक्ट आता है. इसे कहा जाता है बैरियर इन कम्युनिकेशन, नॉइस इफेक्ट. जैसे कान में कुछ पड़ता है और उसके बाद में हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. ऐसा होता है. कई बार हम किसी की बात इसलिए नहीं सुन रहे होते क्योंकि हमें कोई और चीज परेशान कर रही होती है. जैसे रात को अगर मान लीजिए हम किसी थर्ड क्लास होटल में जाके रुक गए हैं, वहां पर पंखा गैंग 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 बज रहा है, तो हमारी नींद में भी खलल आ जाता है. हम शांति से सो भी नहीं सकते, हम खुद से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फैन इरिटेट कर रहा है. तो इस रीजन की वजह से अब गर्मी भी लग रही है तो फैन भी चाहिए. तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती. खैर चलिए, लेकिन ये सब जोक्स अपार्ट, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा आज के सेशन में. मैं आपको बताना चाहूंगा सोशल मीडिया कोई फेलियर नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई फेलियर नहीं है. आज जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो फिर सोशल मीडिया और साथ ही साथ में मोबाइल टेक्नोलॉजी और इन सब की जरूरतें भी हमारी लाइफ में आती गई. याद है मुझे वो वक्त जब, देखिए मैं 1985 बॉर्न हूँ और मुझे, मैं जब यंग एज में था, यानी कि मैं जब कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तब तक भी मेरे पास में मोबाइल नहीं था. तो हम लोग जीते कैसे थे, हम लोग क्या करते थे? असल में हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे, इंटरेक्ट करते थे, खूब गेम्स खेला करते थे आउटडोर. जैसे क्रिकेट हो गया, दूसरी चीज, हाँ वीडियो गेम्स वगैरह भी खेल लेते थे क्योंकि उस टाइम बहुत चलन में था कि रेंट पर जाकर और वीडियो गेम खेल कर आना, ये भी बहुत था. यंगस्टर्स, आपके जैसे यंगस्टर्स जो है यही सारी एक्टिविटीज करते थे. बाहर थोड़ा बहुत घूम लेते थे, कहीं इधर उधर शाम को टहलने निकल जाते थे, लेकिन उसके अलावा इतनी एक्टिविटीज चलती थी कि दिन कहीं निकल जाता था. फीमेल जो है घर के काम बहुत ज्यादा संभालती थी उस वक्त पर, हर चीज सुबह से लेकर शाम तक कंट्रोल में रखना. और मोबाइल जो है ये हाथ में ही नहीं होने की वजह से ऐसी कोई चीज होती भी नहीं थी जिस पर बैठकर कुछ कर रहे हैं. देखिए टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान भी बनी है. वो कैसे? आज ही मैंने न्यूज में देखा कि न्यूज नहीं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ऐसा था कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के अंदर एक आदमी जिसने एप्पल वॉच पहन रखी थी, एप्पल की वॉच आती है डिजिटल वॉच, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था. एक्सीडेंट होने के बाद में जैसे ही उसकी वॉच जो है उसके ऊपर जैसे ही झटका आया और उसकी वॉच जो है थोड़ी क्रैक हुई, अपने आप ही उस वॉच से हॉस्पिटल और उसके एक रिलेटिव को फोन चला गया. और फिर उसके बाद में वो तो होश खो चुका था, उसका रिलेटिव भी आ गया, उससे पहले एम्बुलेंस भी आ गई और उसे लेकर भी चली गई. तो टेक्नोलॉजी अपने आप में वरदान भी बनी है हमारे लिए, क्योंकि हम कहीं से भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं. हमारे लिए एडवांटेज है. आप कहीं भटक गए, आपके पास मोबाइल है, इसमें नेटवर्क आ रहा है, आपने फटाफट मैसेज डाल दिया मैं यहाँ हूँ. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. तो ये मैं डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को, और मैं आपको इसके लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए. जैसे कहीं आते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर और ये कहते हैं मोबाइल का यूज मत किया करो, ये है वो है. देखो, अगर आप आज की जिंदगी और दुनिया के साथ चलना चाहते हो तो लैपटॉप, मोबाइल फोन और ये सब चीजें और इसके अंदर के सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब चीजों की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पिछड़ते चले जाएंगे और दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे. देखिए, इट्स ऑल अबाउट मार्केट एंड मार्केटिंग. आज का पूरा सिनेरियो मार्केट और मार्केटिंग पे रिलेटेड हो चुका है. जो दिखता है वो बिकने लग जाता है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी जा रही हो, कैसी नहीं जा रही हो, नोबडी केयर्स. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि
जो चीज हम खरीद रहे हैं उससे सुपीरियर चीज मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उसे ही जाकर खरीदते हैं। इसके कई एग्जांपल है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर भी और सर्विसेज के अंदर भी। तो जितनी ज्यादा प्रॉपर तगड़ी मार्केटिंग होती है, उतना ही ज्यादा हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बहुत ज्यादा बेच पा रहे हैं आज की डेट में, और अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं और गुडविल जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है कि सोशल मीडिया कर्ज कैसे बना है। ठीक है, कर्ज इस वे में नहीं बना है कि इसका कोई आपको वो उस पे, यानी कि आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या यहाँ पर कोई आपसे छेड़खानी कर रहा है। देखिए वो तो नॉर्मल है, ये तो हर एक लेडी की लाइफ में होता ही है, और लेडी जो है उससे डील भी करती है, पुलिस में भी रिपोर्ट करती है, सब कुछ होता है। वो हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। अभी बात हो रही है सोशल मीडिया हमारे लिए थोड़ा अभिशाप कैसे बना। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। सोशल मीडिया वर्सेस रियल कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, हम लोग जब किसी से बात कर रहे होता है, मैं व्हाट्सएप से शुरू करता हूँ। व्हाट्सएप पे आपके पास एक फैसिलिटी है, और वो है कि आपको इमोजी शो होने लग जाता है। इमोजी आप समझते हैं, यानी कि सारे के सारे जो आपके छोटे मोटे जो चीज होती है कि छोटे छोटे गोल गोल मुंह होते हैं। तो आप जब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उस वक्त पर, इस पे तो स्क्रीन पूरी दिखेगी नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो उस वक्त पर यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे होते। ये बहुत बड़ा गलतफहमी का कारण बनता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छी बात निकल रही है, आप प्यार से बोल रहे हो, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप चाहे उस पे कैसे भी इमोजी भेजो, आपकी शक्ल यही होती है, इज़न्ट इट? है ना? सिर्फ़ वो इमोजी बता रहे होते हैं कि आप गुस्से में हैं या यूँ हैं। कई बार इसमें गलतफ़हमी ये हो जाती है कि आप कभी कोई मैसेज करते हैं, सामने वाला समझ लेता है कि व्हाई यू आर गेटिंग एंग्री, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? जबकि आप गुस्से में नहीं होते हो। लेकिन आप बताते भी हो कि मैं तो मैसेज कर रहा हूँ, मैं शांति से बैठा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ या मैं परेशान हूँ या फिर मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ? तो ये एक मिसकम्युनिकेशन है असल में। अगर आप किसी से कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं तो फटाफट कॉल लगाइए। अगर पॉसिबल नहीं है तो व्हाट्सएप पर कीजिए और पूरा लंबा मैसेज बना के भेजिए। छोटे-छोटे जो मैसेज करते हो ना आप, हाय व्हाट्सएप, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे फटाफट से 4 अनार यहाँ पर भिजवा दो, मैं जूस बनाकर पीऊँगी। अब आपने पूरी जो ये लाइन लगा दी ना मैसेजेस की, इसमें वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है जिससे पता चलता है कि सामने वाला सोच ही नहीं पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हो या किस वे में कहना चाह रहे हो। एक साथ एक बड़ा पैराग्राफ बनाइए, उसके साथ स्माइलीज़ भेजिए, बताइए कि हाँ, आप जहाँ पर भी हैं आप स्माइल कर रहे हैं, आप खुश हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले के ऊपर। ये हुई व्हाट्सएप की बात। कल मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, फेसबुक और इंस्टाग्राम। मैं खुद भी इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कीजिए। ऑब्वियसली क्योंकि सोशल मीडिया ही वो प्लेटफ़ॉर्म है जिससे हम लोग टच में आसानी से आ सकते हैं। हम एक-दूसरे की परेशानियों को समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं बहुत अच्छा। लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर मार्क ज़ुकरबर्ग ने जब से ये बनाया है, हमारे दिमाग के ऊपर असर ये आया कि उसने तो फेसबुक बनाया था इसलिए ताकि लोग आपस में सिर्फ़ कनेक्ट हो सकें और हर देश में कोई भी आसानी से एक-दूसरे को देख सके और बात कर सके। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, यानी डबल टिक नहीं कर रहे हैं, और हमारे लाइक कम होते हैं, तो हमें उसकी वजह से उदासी आती है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर डाला, ठीक है? अब आपने तो पिक्चर डाल दिया और उसके बाद में उस पिक्चर पर अगर आपके वो सफिशिएंट कमेंट या वो सफिशिएंट लाइक्स नहीं आए जो आप चाहते थे, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो अंदर से। अंदर-अंदर आप सोचते हो यार, इस पे सिर्फ 10 लाइक आए, लोगों ने देखा ही नहीं या लोगों ने सही रिएक्शन नहीं दिया, क्या मैं इतनी गंदी दिखती हूँ? आप बहुत अच्छे दिखते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने अपने आप की पर्सनैलिटी का कंपैरिज़न जो है, वो सोशल मीडिया से कर दिया, कि सोशल मीडिया पे लोग किस तरीके, अरे! सोशल मीडिया पे नोबडी केयर्स। आपको पता है आपकी इमेजेस को या आपकी वीडियोज़ को या कोई भी चीज़ होती है, आपके मैसेजेस, उसको सिर्फ 5 से 10 लोग शांति से ध्यान से देख रहे होते हैं, आपके 200, 300, 500 फॉलोवर्स में से। बाकी के लोग सिर्फ या तो अपनी प्रॉब्लम में बिज़ी है, या आपको सिर्फ जानते हैं, या कहीं से आपको फॉलो कर लिया, कहीं दूर-दराज में कोई बैठा हुआ था, उसने आपको फॉलो कर लिया, ठीक है? वो इसमें लिखेंगे, और कई बार वो ऐसी गलतफ़हमी डाल देते हैं, आपने कोई खूबसूरत सा पिक्चर डाला, नीचे लिख देते हैं, "वॉव! वेरी नाइस, माशाअल्लाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल" फलाना-ढिमकाना। जब वो ऐसे लिखते हैं तो हम बहुत चढ़ जाते हैं, अरे यार! सचमुच में यार बहुत ही ये तो बहुत ज़बरदस्त हुआ यार मामला, कि अल्टीमेटली क्या है कि मैं तो, मेरी तो बहुत तारीफ़ें हो रही है। तारीफ़ें-वारीफ़ें कुछ नहीं है, वो कमेंट लिख के वो तो चला गया। और ऐसा ही होता है, और मैं आपको फिर बता दूँ, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर एक तो हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, है ना? यानी कि हम लोग फ़ीड देख रहे होते हैं। एक यहाँ ऊपर स्टोरीज़ होती है जिसे हम इस तरीके से स्वाइप कर रहे होते हैं, राइट? तो लोग कितना स्पीड से देखते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। अरे अपने आप से पूछो, आप जब भी बोर हो रहे होते हो, आप इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक रन करते हो, आप कितना स्पीड से स्क्रॉल करते हो?
आपकी नजर सिर्फ वहां रुकती है जहां आपका इंटरेस्ट होता है। तो आपकी फ्रेंड का फोटो जो ऊपर गया, आपने सिर्फ डबल टिक करके उसको ऊपर भेज दिया, वो गया, आपने उसको ठीक से देखा तक नहीं। या फिर उसने 4-5 पिक्चर्स अगर डाली हुई थी तो आपने स्वाइप करके देखा तक नहीं कि दूसरी तीसरी चौथी पिक्चर कौन सी है। आपका काम था मेरी फ्रेंड ने पिक्चर डाला है, फटाफट लाइक किया, उससे आगे खिसकाओ, नीचे जाके देखो और क्या है। ह्यूमन बींग्स का जो है वो एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं होता, वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं जब तक कि लास्ट में जाके खत्म ना हो जाए। तो वो स्पीड से स्क्रॉल करते हैं क्योंकि टाइम कम है। हो सकता है हम कहीं पोस्ट ऑफिस गए थे, कहीं गए थे, हम बोर हो रहे हैं, तो वहां पर हमने मोबाइल चलाया। अब वहां पर हम स्वाइप कर रहे हैं फटाफट कि 5 मिनट में अंदर जाना है, तब तक मैं मोबाइल चला लेती हूँ या चला लेता हूँ। अब वो स्वाइप कर रहे हैं, फटाफट फटाफट लाइक कर रहे हैं। हमारे मन में ये केमिकल लोचा होता है, हम ये सोचते हैं कि देखो मेरी पिक्चर के ऊपर कितने लाइक आ रहे हैं। लाइक होता क्या है? एक डबल टिक। कल भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं चलता कि जैसे कि पहले हुआ करता था कि पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, फिर उसके अंदर जाओ, फिर इस पर्सन की सारी एंट्रीज करो, आपकी सारी एंट्रीज करो, फिर आप अपनी फीलिंग शेयर करो इतने बड़े कॉलम में। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये ट्रैप है, ये जाल है जो दिमाग के अंदर बहुत तेजी से असर डाल रहा है। आपके ऊपर भी अगर आपकी किसी पिक्चर पे सिर्फ 5 लाइक आते हैं तो आप इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? या इतना अपने आप को ऐसा छोटा क्यों समझने लग जाते हो कि यार उस लड़की के तो हजारों लाइक्स आते हैं, मेरे सिर्फ 5 लाइक आए, मेरे में कोई कमी है क्या? कमी नहीं है, सोशल मीडिया ही ऐसा ही है। हो सकता है कभी इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाए, हो सकता है कभी इसके ऊपर बिल्कुल ही बकवास रिस्पॉन्स मिले। तो उसको अपने सर के ऊपर नहीं हावी होने देना है। ऐसे ही स्टोरीज को भी लोग स्वाइप करते हैं बहुत ही स्पीड से। ट्विटर पे ट्वीट पढ़ लेते हैं, उसके बदले में रिएक्शन देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं वो ट्वीट चला क्या। मतलब हर दिन कोई एक्सक्लूसिव चीज अगर आप डालते रहो तो आप सोशल मीडिया पे छाए रहोगे। बाकी उसके अलावा आपने कल क्या पिक्चर डाला, परसों क्या पिक्चर डाला, कोई चेक भी नहीं करेगा। वो कहीं चला गया पिक्चर, उसके ऊपर कुछ 18, 20, 50 लाइक्स भी हो गए, और फिर उसके बाद वो पिक्चर जो है वो स्वाइप होके वो तो गया। अब कोई अगर आपकी प्रोफाइल ही अगर चेक करेगा अलग से खोलकर, तो वो उस पिक्चर को देख सकता है। यानी कि अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वास्तव में आप में इंटरेस्टेड है वही आपकी प्रोफाइल पर जाएगा। जो वास्तव में आपको देखने में इंटरेस्टेड है वही आपकी प्रोफाइल पर जाएगा, आपके पुराने पिक्चर्स को चेक करेगा। अदरवाइज नोबडी केयर्स। हु केयर्स? आज आप लोग कितना प्रोफाइल को देख रहे हो, क्या है, और मुझे पता खुद को कौन सा पता चल रहा है। तो सोशल मीडिया को हम लोग इतना सीरियस क्यों लेते हैं अपने दिमाग के? जरा बताइए। और दूसरा, फेक मैसेजेस, प्रोफाइल्स, इनसे बचिए, अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट बनाकर रखिए, पब्लिक मत किया कीजिए अभी तब तक जब तक कि आप उसे कॉमर्शियल ना बना दें। पब्लिक प्रोफाइल हमेशा कॉमर्शियल होनी चाहिए। कॉमर्शियल का मीनिंग ये है कि उससे कोई ना कोई आपको बेनिफिट हो रहा हो, जैसे कि उससे कोई कमाई हो रही हो, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन रहे हो, तो आप पब्लिक प्रोफाइल कीजिए। अदरवाइज पब्लिक प्रोफाइल करने की जरूरत ही क्या है? आप अपने फोटोज को रेगुलर बेसिस पर अनजान लोगों के बीच में इतना स्प्रेड आखिर क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, मेल भी क्यों? जब जो हमें जानता ही नहीं वो हमारे बीच के पिक्चर्स, बीच पे हम लोग खड़े हैं या कहीं के भी कोई भी फोटो है, हमारी मदर के साथ हम लोगों ने पिक्चर क्लिक कराया, हमारे घर का फोटो है, हम लोग क्यों दिखाना चाहते हैं? तो अपनी प्रोफाइल को हमेशा प्राइवेट रखिए तब तक जब तक कि आपको उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट या फिर गुडविल रिलेटेड बेनिफिट नहीं हो रहा हो फ्यूचर में। ठीक है? जैसे मेरी प्रोफाइल है, मैंने उसको बहुत टाइम के बाद मैं बिजनेस प्रोफाइल बनाया, और फिर उसके बाद में उसको मैंने स्प्रेड किया, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर फॉलोवर्स मैं तो कहता हूँ जितने थे उतने भी वापस चले गए। अब आप बोलोगे सर चले क्यों गए? क्योंकि प्रोफाइल ओपन हो गई, अब वो मेरी पिक्चर मुझे बिना फॉलो किए भी देख सकते हैं। तो मेरे फॉलोवर्स और कम हो गए, मतलब 5000 क्रॉस थे और वो 4900 समथिंग हो गए। कि वाह ठीक है, अब तो प्रोफाइल पब्लिक हो गई, अब तो आराम से इसके पिक्चर्स देखे जा सकते हैं। तो ये तो और डिसएडवांटेज। तो आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखिए और उसके अंदर पिक्चर्स वही डालिए जो कि आप मानते हो कि ये पिक्चर्स सेफ है और इन पिक्चर से कुछ गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता। बाकी आप अपने मोबाइल में रखिए ना, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए फिजिकली मिलकर। आप बताइए देख मैं गोवा गई थी, ये देख यहाँ पर मेरे इसमें देख मैंने पिक्चर्स लिए थे। फिर वो आपके साथ बैठेगी, जैसे पुराने जमाने में होता था, हम लोग एल्बम्स देखते थे। वही सही तरीका है, वही सही तरीका है। ये बीच में नॉइज़ आ रही है वापस से, कृपया करके आप जिसकी भी नॉइज़ आ रही है कृपया करके उसको थोड़ा-सा। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो क्या बता रहा था? हाँ, मैं बता रहा था कि आपकी ये जो है पुराने लोग क्या करते थे, जैसे हम मैं भी पुराना ही हूँ अल्टीमेटली, इतने लंबे बाल हो गए, पहले मैं छोटा था तब इतने थे, अब इतने लंबे हो गए, मैं पुराना आदमी हो चुका हूँ। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एल्बम्स देखते थे। एल्बम है, ऐसे आजकल तो कोई अपनी शादी की एल्बम भी नहीं देखता, क्योंकि सब मोबाइल के अंदर पिक्चर्स नए-नए देखना पसंद करते हैं। लेकिन हम एल्बम्स देखते थे, वैसे ही एल्बम दिखाई। आप अपने आपके पास बहुत आपके खूबसूरत शानदार पिक्चर्स है गोवा के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बाँटते फिरो सोशल मीडिया पर। आप अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करें, इसी बहाने आपकी गैदरिंग होगी। आप बोलिएगा, "हे! मैं गोवा गई थी, मैंने वहाँ पर बहुत एन्जॉय किया, क्या आप देखना चाहेंगे?" आपके फ्रेंड बोलेंगे, "हाँ, दिखा, चला।"
हैं तेरे बाबूजी माता जी के साथ चली गई, कभी हमारे साथ तो जाती नहीं है। अरे तो फिर भी देखिए तो सही, आप उनको पिक्चर्स दिखाइए, वो आपके सामने लाइव तारीफें करेंगी, वाओ क्या बात है यार, ये बहुत सही है यार, अच्छा तूने ये भी खाया, तूने चिकन खाया, अरे बाप रे, राम 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 राम। तो वो सब आपके उसी टाइम पे सही आपको बातें पता चलेगी। बाकी उसके अलावा आपके फोटो के नीचे नाइस पिक्चर, वाटर शॉट, एक्सक्लूसिव, फायर वाला इमोजी, ये इमोजी, उसका कोई सेंस नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके बदले में आपको बहुत जबरदस्त कोई तारीफें मिल रही है। आपके दोस्त ही है जो आपकी पिक्चर्स की वास्तव में केयर करते हैं, उनसे मिलिए, उनको पिक्चर्स दिखाइए, लेकिन हर पिक्चर इस पे डालने के लिए नहीं होता है। अभी मैं अगर अपना कुछ बॉडी शॉट्स या ऐसा कुछ होता है, अभी मैं फटाफट अपलोड करने लग जाऊँ, तो मैं किसको दिखा रहा हूँ और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मेरी बिज़नेस प्रोफाइल है, मैं क्यों फालतू में लोगों को अपनी प्राइवेट लाइफ़ के बारे में ज़बरदस्ती पता चलने दूँ? जिसको मुझे प्राइवेट लाइफ़ पता नहीं, मैं उससे मिल के बता दूँगा या उसे फ़ोन पे बता दूँगा या फिर उसे पर्सनल मैसेज करके बता दूँगा। अगर कोई पिक्चर मुझे अगर शो भी करनी है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे चैट बॉक्स होता है। वहाँ पर मैं अपने किसी दूर के दोस्त को भी सेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात। तो इसके लिए इतना क्यों हंगामा करना कि यार फ़ोटो डालें और फिर फ़ोटो के ऊपर कितने लाइक आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, आजकल जो ट्रेंड चल गया है, एक चीज़ से बच के रहो दोस्तों, बहुत ज़्यादा बच के रहो। हो क्या रहा है, किसी का भी बर्थडे आता है, तो आप लोग ये सोचते हो कि ये मेरी स्टोरी के अंदर मेरा पिक्चर डाल के हैप्पी बर्थडे लिखेगा। अगर नहीं लिखता है और आपने उसका पिक्चर डाला था, तो फिर बहुत ज़्यादा आप कुंठित हो जाते हो। मतलब कि वो मेरा फ़ोटो क्यों नहीं डाल रहा आज के दिन? अरे क्या करना है इतने, फिर आप क्या करते हो, वो सारे पिक्चर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वापस री-अपलोड करते हो। देखो इसने मुझे विश किया, इसने मुझे विश किया, इसने मुझे विश किया। अरे भई दुनिया विश करती है। हम छोटे बच्चे थे तब भी तो इतनी भीड़ आके विश करती थी। आप दिखा क्या रहे हो इसमें? ठीक है यार, इतने लोगों ने विश कर दिया, अब आपके जो पिक्चर्स ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल में हैं, वो आप वापस स्टोरी में डाले जा रहे हो और हैप्पी बर्थडे और ये सब लिखा हुआ है। अच्छा चलो, इसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि इससे लोगों को याद आ जाता है कि भई आपका बर्थडे है, तो सीधा एक स्टोरी में लिख दो, टुडे इज़ माय बर्थडे। अगर आपको इतना ही विशेज़ की वो रहती है तो, और इस उम्र में रहती भी है, ऑब्वियस सी बात है। मेरी एज तक आते-आते आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली दोस्ती क्या होती है और साथ ही साथ में हमारे साथ वास्तव में कितने लोग होते हैं। बाकी ये सब दिखा हुआ है, ये इतने सारे लोग स्टोरी डाल रहे हैं, वहाँ पर थैंक यू लिख रहे हैं, हम राज़ी हो रहे हैं, राज़ी हो, चलो आप खुश हो। मैं तो मानता हूँ आप सब बहुत खुश रहो यार, है ना? लेकिन ऐसा है कि इसको कभी दिमाग के ऊपर मत लो और इसके बदले में दोस्ती नहीं तोड़ी जाती या फिर किसी का बुरा नहीं माना जाता। अगर सिर्फ़ कोई हमारा फ्रेंड अगर सिर्फ़ चैट बॉक्स में सिर्फ़ हैप्पी बर्थडे लिख रहा है, तो उसको थैंक यू बोलो, एट लीस्ट उसने विश तो किया, याद तो किया। ऐसा तो नहीं है ना, और फिर आप बोलते हो, "हमारी स्टोरी नाप दे, माँ की स्टोरी लगा दे।" अरे! स्टोरी क्या करना है तुम्हें लगाकर? तुम्हें इससे क्या मज़ा आ रहा है उससे? हाँ, बस सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे, मज़ा आएगा। अरे क्या देखेंगे? उसमें से आधे तो आपसे जल रहे होंगे या आधे से ज़्यादा आपसे जल रहे होंगे। लुक एट हर, इसको देखो तो, हाँ, बड़ी हीरोइन बनती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये तो। हाँ, ऐसा है, वैसा है, ये है, मैंने तो इसको देखा था वहाँ पे, ये है, बाइक पे घूमती थी ऐसे। 50 तरह की बातें बनाने वाले लोग मिल जाएँगे, तो क्यों पढ़ना इन सब झमेलों में, मस्त रहो ना अपने। अगर कोई स्टोरी डाल दे आपकी बर्थडे की या किसी भी चीज़ की, खुश हो जाओ, उसको थैंक यू बोलो और उसको बोलो कि भाई मैंने नोट कर लिया है, मैं अभी डायरी बना रही हूँ, उसमें नोट कर लिया तूने मेरी स्टोरी डाली थी, अब तेरी बर्थडे आने दे, मैं भी डाल दूँगी। करो, जो जो भी ये कीड़े करने हैं ना, ये जो मार्क ज़करबर्ग ने जो जाल फैलाया है उसमें भले ही आप फँसो, लेकिन उसको यहाँ पर मत हावी होने दो। उसकी वज़ह से कभी भी दिमाग को डिप्रेस नहीं करना या फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यार ये सब ऐसा हो रहा है तो इस रीज़न की वज़ह से ही मेरी जो है ना फ़ेम जो है वो कम होती चली जा रही है। अरे फ़ेम आया ही कहाँ है? फ़ेम आता है आपकी स्किल्स से, आपके वर्क से। आप कितना अच्छा परफ़ॉर्म करते हो या सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, वो रियल फ़ेम है। बाकी उसके अलावा कोई अगर वीडियो चल रही है उसके अंदर आपने ऐसे-ऐसे भी कर लिया और फिर उसके बाद उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स और ये सब कुछ आ रहे हैं, ठीक है, मेरी बॉडी लैंग्वेज को माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसी में बताना पड़ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा करते भी हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट पाली है या फिर आपको बहुत कोई ऐसा मिल गया है। फिर उसके बाद लोग आपकी स्टोरी भी डाल रहे हैं, सब कुछ है। गर्ल्स, रियल लाइफ में तो आप उदास ही हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर कितना भी शो कर दो कि आप कितना स्माइलिंग फेस लेकर बैठे हैं। रात को जब आप अकेले होते हो और आपका तकिया आपके पास होता है और सिर्फ आप होते हो, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है असल में, और वही रियलिटी। अपने आप की ताकत सिर्फ आप हो, आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग आपका साथ छोड़ने लग गया ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी कुछ भी हावी होने लग जाए और उसकी वज़ह से आपका शरीर, जो कि भगवान ने भेजा इतना खूबसूरत बनाकर, सब का सब खत्म होना शुरू हो जाए। आपके साथ आप हो, मैं भी नहीं हूँ, मैं तो अभी सेशन दे के चला जाऊँगा। कौन है फिर? मम्मी-पापा तो आपको लाड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो समझना है ना, वो सिर्फ़ आप समझ सकते हो।
आपको सबसे अच्छा कौन जानता है? मैं जानता हूँ क्या? मैं तो मिला तक नहीं आपसे कभी। ठीक है, फेस भी मैंने बड़ी मुश्किल से इस पे दिख रहा है मुझे। आपको सबसे अच्छा आप खुद जानते हैं। कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गलती हमेशा छुपा के रखता है, जो वो किसी को नहीं बताता। एक कमी या एक गलती, वो कौन जानता है? कौन जानता है? योगेश्वरी जानती? नहीं। प्रकृति जानती है? नो सर। ये सिर्फ जानता है वो इंसान जो आप खुद हो। तो अपने दिमाग, अपने दिल को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी आपकी है और किसी पे डिपेंड होने पर आपको हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी, क्योंकि आप किसी पे डिपेंड हो गए, फिर बोले तू आके मुझे सँभाल। अरे उसे खुद की लगी पड़ी है, कोरोना में सबकी लग गई। अब वो कहाँ सँभालेगी या सँभालेगा? उसे खुद के ऐसे हैं, वांदे हो रहे हैं, जेब में पैसे नहीं है। अब वो आकर के आपको ढाढ़स बंधा रहा है, आपको उसका कोई असर भी नहीं हो रहा। सेल्फ मोटिवेशन यहाँ काम करता है। इससे बच कर रहिए, ठीक है? बच कर रहने का मतलब ये नहीं कि इसे बंद कर दो। इस्तेमाल कीजिए, टाइमिंग्स फिक्स रखिए। ये तो हर कोई कहता है, लेकिन आप टाइमिंग्स फिक्स रखिए। इस टाइम से इस टाइम तक मुझे इस मोबाइल को ऑपरेट करना है, अदरवाइज़ इसे साइड में रखिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। और रात को आप एक बार सोने का रूटीन बनाइए। होता क्या है कि हम मोबाइल चलाते-चलाते 2 बजे तक जग जाते हैं। ये पागलपन है। इसका सारा असर हमारे हार्मोन्स के ऊपर होता है और वो इम्बैलेंस होते हैं। और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके कई बॉडी के कई फंक्शंस में बहुत गड़बड़ हो जाए, क्योंकि रात की नींद जो स्पेशली जो 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक आती है, वो आपके लिए वरदान है और आप उसी को ठुकरा रहे हो। फिर आप कहते हो मैं इतनी जल्दी मेरे रिंकल्स कैसे आने लग गए? मेरे आँखों के नीचे काला क्यों होने लग गया? मेरे गाल पहले जैसे क्यों नहीं रहे? मेरा जो शरीर है वो अजीब-सा क्यों होने लग गया है? ये सब उसी का असर है। अब आप बोलोगे कि सर नींद भी नहीं आती ना, क्या करें? सारे गाने बजा दो तो भी नींद नहीं आती। कुछ तो बताओ इसका क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप में से कई लेडीज़ की क्या है, दिन में सोने की आदत है। 2 बजे जाएँगी, सो जाएगी, फिर उसके बाद 4 बजे उठेगी, "ए माँ चाय लाई दे।" 4 बजे उठ के चाय पी, मस्त ज़िंदगी है यार, मज़ा आएगी। और रात को आप वापस यू आर रनिंग योर सेल फ़ोन और फिर उसके बाद में 1 या 2 बजे तक आप चलाए जा रहे हैं, फालतू की चैट्स करे जा रहे हैं, जिससे कोई सेंस भी नहीं है, उसके बदले में कौन-सा आपकी कमाई हो रही है। फिर भी लगे हाँ, आप कॉल सेंटर में हैं, आप केपीओ, बीपीओ में काम करते हैं, आपका ऐसा है, आपको रात को जगना पड़ता है, तो आई मस्ट एप्रिशिएट कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप। वरना उसके अलावा क्या है, आप क्यों चला रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, वो दोस्त आ गया था, तो उससे बात तो सुबह करो। रात क्या होती है क्या? ये सुबह करो ना। तो फिर ऐसा है, दिन भर अपने आप को बिज़ी रखो, कुछ फिज़िकल टास्क करो, योगा के साथ-साथ में आप रनिंग एक्टिविटीज़ और वॉकिंग, अपने आप को थकाओ। जितना आप थकाओगे और दिन में नहीं सोओगे ना और चाय-कॉफ़ी को थोड़ा कम करोगे ना, आपको रात को नींद आ जाएगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। मुझे तो आ जाती है, मुझे तो 10:30 11 तो मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने मुझे यहाँ हथौड़ा मार के बेहोश कर दिया हो। और फिर सुबह फिर उठती है उठ जाता हूँ मैं 6-6:30 7 ओ क्लॉक तक। ऐसा नहीं मैं 4 बजे उठ के दौड़ता हूँ, ये सब अपनी तारीफ़ें नहीं करूँगा इस मामले में। मैं भी 6-7 बजे तक उठता हूँ, लेकिन पूरी नींद लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे थोड़ा दूर रखिए, रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद इसे दूर रख के सो जाया करो, दूर रख के। इसका रेडिएशन आपके दिमाग पे असर नहीं करेगा। कितनी लेडीज़, जेंट्स ऐसे होता है, यहाँ रख के सो जाता है, यहाँ पास में रख के सो जाते हैं। मत रखो, इसको मत रखो। इसके रेडिएशन रात में बहुत खराब होते हैं, वो आपके माइंड पे असर करते हैं। इसको एक टेबल अपने वहाँ लगा लो ना, वहाँ पर आप इसे रख के सोओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा, बेड पर इसे सर टिका के इसको चलाने की आदत, आपके यहाँ पेन आ जाएगा पूरा का पूरा, बहुत जल्दी, धीरे-धीरे जैसे-जैसे एज निकलेगी और आप नीचे नहीं देख पाओगे, आप ऊपर नहीं देख पाओगे। ये भी प्रॉब्लम्स अभी डॉक्टर्स बताते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चेयर लगा के रखिए, एक चेयर लगा के रखिए अपने रूम के अंदर, जब तक मोबाइल चलाना है चेयर पे बैठ के चलाइए, कमर सीधी रखते हुए और फिर उसके बाद में आप बेड पर जाइए। क्योंकि बेड पे जब आप मोबाइल में बिज़ी होते हो ना, आपको पता ही नहीं होता आपकी पोज़ीशन क्या है, आपके सर की, आपकी कमर की, आप उल्टे-सीधे कैसे भी पड़े हो, आप मोबाइल चला रहे हो और आपके शरीर को ध्यान तक नहीं, क्योंकि आपका दिमाग इसमें लगा हुआ है और इसका सारा नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। चलिए साहब, तो इसको मैं अभी यहाँ पर एंड करता हूँ। सोशल मीडिया और मोबाइल मैनेजमेंट के ऊपर अगर मैं बोलना चाहूँ, तो अभी मुझे 1 यहीं बज जाएँगे, डेढ़ बज जाएँगे बोलते-बोलते। तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। आई होप कि आपको यू गॉट दैट थिंग और आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पर्टिकुलरली नुकसान कितना है। अब हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर वापस चलें तो हमारे लिए बेटर रहेगा, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन उस वे में नहीं जिस वे में टीचर्स बताते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में टीचर्स ने जो बताया वो मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। कल मैंने आपसे बात की थी। लैंग्वेज स्पेनिश भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है, चाइनीज़ भी हो सकती है। हमारी कंट्री ही शायद
पता नहीं क्यों ब्रिटिशवाद के बाद से ही हमारे साथ इतना बुरा हुआ कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश का बहुत जबरदस्त बोलबाला हो गया। उसका दूसरा कारण ये भी था कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो सीईओ जब अंग्रेज आने लगे तो फिर उसके बाद में इसका धीरे धीरे करके वर्चस्व बहुत बढ़ गया है यहाँ पर। और इस वजह से हमारी मातृभाषा जो इतनी खूबसूरत है, हिंदी और साथ साथ में अगर उर्दू को भी मिक्स किया जाए तो वो बहुत ही प्यारी हो जाती है, लेकिन उसे डिनाय करते गए लोग। और आज भी आप अगर चाइना जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको चाइनीज बोलने वाले ही सब मिलेंगे। इंग्लिश जो है वो आपको अलग से फिर गाइड रखना पड़ेगा, जो आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं। अदरवाइज वहाँ पर चाइनीज ही बोलते हैं लोग। हम लोग भी अधिकतर हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बट इज इट नेसेसरी इन कॉर्पोरेट हाउस? क्या इंग्लिश सचमुच में जरूरी है कॉर्पोरेट हाउस के अंदर? अगर मैं एक बार बात करूँ तो है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर आपको आपके कॉलेज और स्कूल में बताया जाता है। वहाँ पर बहुत डराया जाता है, स्पीक इन इंग्लिश, आपको बात करनी पड़ेगी, जिसने भी क्लास में हिंदी में बोला मैं उसके ऊपर फाइन लगा दूंगी। ऐसा कन्वेंट स्कूल्स में जनरली होता है। पता है इसका नुकसान क्या होता है? ऐसा करने पर स्टूडेंट इंग्लिश, कन्वेंट के स्टूडेंट्स इंग्लिश तो बोलने लग जाते हैं लेकिन शुद्ध हिंदी नहीं सीख पाते। अब वो क्या करते हैं, जब अपनी लाइफ में बड़े होते हैं तो वो दोनों का मिक्स बोलते हैं, जिसे इंग्लिश कहा जाता है। आई वॉज बी लाइक, तू कहाँ जा रही है? यू नो, आई वुड बी लाइक, मैं तो यहाँ से निकलूंगी। ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? या तो इंग्लिश बोलो, यस व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, कैन यू कम विद मी, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, हाँ इट्स अ वेरी फाइन मूवी। आप या तो ऐसे बात करो या फिर ऐसे कि फिल्म देखने चल रही है क्या? अरे अच्छी पिक्चर है यार, चल ना, हाँ मजा आएगा। आई वॉज लाइक, यू नो, आई वॉज वंडरिंग कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। अरे भाई क्या मिक्स कर रहे हो तुम, क्या झोलमाल बिठा रहे हो ये सब कुछ? फिर भी चलो एक्सेप्टेबल, मान लिया, हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चीज और एक्सेप्ट कीजिए, जितनी भी गर्ल्स मेरे सामने अभी है, जितनी भी, शायद ये 85-90 तक है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। उसमें से हो सकता है कि कुछ गर्ल्स कन्वेंट से हो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना जानती हो इन अ फ्लुएंट वे, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं डॉक्टर नरेंद्र फादर से ऐसे करके। और कुछ गर्ल्स ऐसी भी है जिन्हें हेजिटेशन होती है कि यार ये भाषा मुंह से नहीं निकल पाती। मुझे आती है इंग्लिश सर, इसलिए कहा मुझे नहीं आती, मैं 12th तक पढ़ी हूँ और मैं तो लिटरेचर की स्टूडेंट रही, लेकिन मुझे कभी कभी बोलने में बहुत हेजिटेशन होती है। अब मैं बताऊं हेजिटेशन का कारण क्या है? सबसे पहले, इंग्लिश बहुत कंफर्टेबल लैंग्वेज बन सकती है क्योंकि इसे सीखने का असली तरीका ये होता है जैसे कि कार चलाना। अगर हमें कार सीखनी हो तो हमें कार के अंदर बैठना पड़ता है, गियर चेंज करने पड़ते हैं, जो भी गलतियां हो रही हो, कार ठुक गई, सब झेलना पड़ता है। सेम विद दैट लैंग्वेज इंग्लिश। आपको अगर इस भाषा को बहुत स्पीड से बोलना है तो आपको अपने जुबान के ऊपर इसको लेके आना पड़ेगा, अपनी जुबान के ऊपर इसको लेकर आना पड़ेगा और मुंह से इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? मोनिता निकालती है ना इतना स्पीड से, थैंक यू सर, यस यस, ये सब हरकतें आपको भी करनी पड़ेगी। आपको रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बताऊं इसका कारण? मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। The only reason few people are not speaking English, that is demotivation. बेवकूफ आप नहीं हो कि आपको इंग्लिश में बोलने में परेशानी हो रही है, बेवकूफ वो लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट कर। हम एक तरफ तो कहते हैं एजुकेट करो, इनको ऐसा बनाओ इंग्लिश बोलने लगे, दूसरा जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम उन पे हंसने लग जाते हैं। आर वी स्टूपिड? हमारे क्या दिमाग नहीं है? वो गलत बोल रहा है, यस आई वाज, आई विल, यू विल, वो कुछ भी बोल रहा है, उसे बोलने तो दो। बोलने से पहले ही उसको काटना शुरू कर देंगे। ना 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 ना, यू आर डूइंग अ मिस्टेक, यू आर डूइंग अ मिस्टेक, नॉट आई वुड, आई विल गोइंग टू डू इट, प्लीज स्पीक लाइक दैट। अरे क्या है, तुम डरा क्यों रहे हो उसको? हाँ डरा रहे हो, फिर उसके बाद में कहते हो वो तो फिर बाहर जाके ही बोलेगी, अरे छोड़ रहे, ये बोलना ही नहीं मेरे तो, मेरे को तो पहले से ही पता था ये इंग्लिश इंग्लिश में फालतू में मैडम से क्या बोलना है, अपन हिंदी में ही बोलेंगे। क्यों भारती, सुनीता, कविता, सब मिलके हिंदी में बोलेंगे। अब उस मैडम को बताते हैं, वो आपके दुश्मन बन गए। इससे अच्छा ही है उन्हें टोको मत, उन्हें जो बोलते हैं बोलने तो चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। ये किसके लिए है? ये है टीचर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि इस तरीके से डिमोटिवेट करते हैं। यार तुम कितने भी बड़े 30 मार खाओ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सुना देना, कितने भी बड़े 30 मार खाओ, तुम कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो फ्लुएंटली, लेकिन तुम भी एक हिंदुस्तानी हो। जब तुम पैदा हुए थे और जब तुम नन्हे मुन्ने से थे ना, तो तुमने हिंदी या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज, चाहे वो तमिल हो, मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो या फिर आपकी गुजराती हो, वही बोलना शुरू किया था। वो तो बड़े होते होते वो घमंड डाल दिया गया, I am a CEO of that company and yeah, that is it's fine, beautiful. अरे ठीक है ना यार, ये सब बाद में बोल लेना,
कोई आया है आपसे हिंदी में बात करना चाहता है, हिंदी में बोलिए उसके साथ, या आप उनको उनको बताइएगा। खैर आपके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक ही कारण है कि आप लोग ऐसा फील करते हो कि यार ये लैंग्वेज बोली नहीं जाती, और बोलने में थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, लेकिन जब कुछ वर्ड्स पे अटकती हूँ ना तो बहुत हेजिटेशन होती है। तो ऐसा चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि डीमोटिवेशन रहेगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, है ना, थोड़ा सा दूर रहिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बोलनी पड़ेगी ये भाषा। सिर्फ यही नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए भी। आप में से कई लेडीज ऐसी हैं या फीमेल्स ऐसी, मेरे लेडीज लेडीज ज्यादा निकल रहा है क्योंकि कल मैंने सुन लिया था कि आप में से कई मैरिड है, तो इसलिए आप सब गर्ल्स ही हो मेरे लिए ऑब्वियसली। तो बात यह है बच्चों कि यहाँ पर यह है कि इस भाषा के लिए, यानी कि इस चीज के लिए आपको सबसे पहले जो चीज निकालनी पड़ेगी वो है फियर। और फियर ऐसे नहीं निकलता कि आप किसी मैडम से जाके कम्युनिकेट करो, वो सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पब्लिक स्पीकिंग है। मतलब ये है पब्लिक स्पीकिंग। खैर सिर्फ वही नहीं होता कि आप स्टेज पे बोल रहे हो, आप अगर लोगों का ग्रुप बनाकर उनके सामने बात करो, दैट मींस पब्लिक, यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसे कहा जाता है, और ये सब पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का। इसमें आप कई फीमेल्स को बहुत परेशानी होती है। एक तो क्या होता है कि होता क्या था, आप जब स्कूल में थे ना, सारी की सारी बच्चियां, होता क्या था कि आपको बहुत सारे एक साथ यूनिफॉर्म में बिठा दिया गया। अब कभी आप सामने आए ही नहीं, कभी नहीं आए, क्योंकि कोई मौका ही नहीं मिला ना। मॉनिटर को उठा देते थे, मॉनिटर नाम का एक प्राणी होता है, उसको उठा देते थे और उसको बोलते थे, सो विनीता, कैन यू प्लीज रीड आउट द 5th चैप्टर, आई एम जस्ट बिजी इन वर्क। वो कॉपीज चेक करने लग गई और विनीता जो है वो टीचर बन गई। देयर वाज अ वुड कटर वाज सो नाइस बिकॉज ही वाज अ थीफ एंड ही हैज स्टोलन सो मेनी वुड्स। वो स्टोरी बोल रही है और बाकी पीछे लड़कियां ये बताना ये तक नहीं होता क्या, वो सब उसमें बिजी हो। तो स्कूल लाइफ तो ऐसे ही चलती गई और सब कुछ खत्म हो गया। अब होना क्या था, होना ये था कि बारी बारी से सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में जो होता है, बारी बारी से हर एक को सामने बुलाया जाए, उसका वो हेजिटेशन और डर खत्म किया जाए, उसे बोलने के लिए बोला जाए। वो चीज हुई ही नहीं। हाँ, क्वेस्ट अलायंस कर रहा है अब आपके लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपकी वो स्किल डेवलप हो, और ये बहुत सक्सेस भी पा रहे हैं इन सब चीजों में। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं हुआ, तो बचपन से जो चीज नहीं हुई वो अचानक कैसे हो जाएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी। और आपको पता है वो प्रैक्टिस कैसे होती है? उस प्रैक्टिस का एक तरीका है, और ये तरीका बहुत कॉमन है। और ये तरीका जो है वो आपको भी अच्छे से पता है, आपने कहीं ना कहीं सुना है। और ये सबसे सक्सेसफुल तरीका है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो, स्पेनिश लैंग्वेज की बात हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो या प्रेजेंटेशन की बात हो। नेक्स्ट स्लाइड। और वो तरीका है ये, जिसे कहा जाता है बच्चों ग्रुप डिस्कशन। अब इस चीज को लेकर कई लोग बहुत अजीब अजीब सी प्रतिक्रियाएं देते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ग्रुप जीडी तो वो होता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में होता है। जीडी वो होता है गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेजेस में और सब जगह इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपकी इंटरेक्टिव स्किल्स बढ़े, ताकि आपके किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज उसे म्यूट कीजिए। चलिए, तो ग्रुप डिस्कशन जो है ये फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन सीखने के लिए। इसमें आप चाहे इंग्लिश हिंदी में बात कीजिए, लेकिन आप बहुत खुलते हैं जब आप अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं। आपको पता है ये स्पोकन इंग्लिश और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो सिखाते हैं इंग्लिश ऐसे बोलना है, ये करना है। असल में वहाँ पर इंग्लिश सीखने का तरीका यही होता है, वो पहले सिर्फ एक लेक्चर देते हैं, उसके बाद आपको जीडी में बिठा देते हैं और आपको बोलते हैं बोलो बोलो, यहाँ वैसे कोई नहीं देख रहा है, मैं हूँ, मेरे साथ में ये स्टूडेंट है, इनको भी इंग्लिश नहीं आती। अब आप खुल जाते हो। हाँ, अड़ाने कसी आवे इनको कौन सी आती है जो मैं यहाँ पर शर्माऊं, और आपकी हेजिटेशन, आपका फियर चला जाता है, और फिर आप बोलना शुरू करते हो। 1 महीने के अंदर अंदर आपके मुंह पे लैंग्वेज आने लगती है, और ऐसा ही आपका दिल भी खुलने लगता है प्रेजेंटेशन के। तो जीडी सबसे जरूरी होती है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप सारी की सारी अगर इसमें से फ्रेंड्स को वॉच कर रही हो, तो आप सब इकट्ठा हुई है दिन में 1 घंटा, और आप किसी टॉपिक पर बात कीजिए। टॉपिक ये नहीं है चलो श्यामलाल के बारे में बात करते हैं। कौन वो अपने यहाँ पर वो डाकिया आता है, जो अपनी डाकिया, तो डाक का तो चलन ही खत्म हो गया। वो रात को वो जागते रहो बोलते हैं वो, हाँ श्यामलाल के बारे में बात करते हैं। नहीं, उसके लिए नहीं। कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा उठाइए, या फिर कोई आपके जो कॉलेज के एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, या आपकी बुक से रिलेटेड कोई टॉपिक हो। ऐसा कोई टॉपिक उठाइए और उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करिए। कोई ऐसे पॉइंट्स निकालिए, इससे आपका दिमाग भी तेज होगा, प्लस आपके ऊपर एक इनडायरेक्टली प्रेशर भी आएगा कि मुझे बोलना है। जब तक ये प्रेशर नहीं आता ना, तब तक आप सीखते नहीं। तो फिर वहां पर आपका मेंटर जो होगा, या फिर कोई भी जो कोई दूसरा पर्सन होगा, वो फिर कहेगा कि आप देखते हैं कौन कौन बोलता है, आपके रेटिंग्स करेगा और आपको करना है। अब जीडी में ध्यान क्या क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ग्रुप डिस्कशन के कुछ एटिकेट्स हैं। अगर आप फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आप समय से पहुंचे, जहां पर भी आप जाने वाले हैं समय से पहुंचे। दूसरा ये, क्योंकि आप लेट पहुंचते हैं वहाँ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो चुका होता है और आप एकदम मैं कम इन मैम, सारे बच्चे मैम सॉरी वो भैया ने लेट कर दिया। भैया से तुम्हारा क्या लेना देना? भैया ही तो छोड़ता है। अच्छा भैया ड्रॉप करने आते हैं, हाँ मैम सॉरी। और फिर आके वो बैठ गए और फिर उसके बाद में सब उसको देख, क्या हुआ, कंटिन्यू, मैं पकड़ लूंगी बीच में से। अरे ऐसे नहीं होता है, पकड़ना नहीं है, तुम्हें सीखना था तो टाइम पे पहुंचो। दूसरा, एक पेन और नोट पैड हमेशा पास में रखिए, क्योंकि आपको अच्छे पॉइंट्स नोट करने चाहिए और फिर उसके बाद अच्छे पॉइंट के बदले में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। ठीक है, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आप नए नए स्पीकर हो, आप ये चीज नई नई सीख रहे हो। ऐसा नहीं मुंह से कुछ भी निकाल दिया, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है आइसक्रीम मंगा ले क्या। अरे कुछ भी क्या बोल रहे हो, तुम्हारे क्या मजा आ रहा है क्या तुम्हें वहां पर? नहीं, वहां मौज मस्ती करने नहीं गए, वहां हंसने नहीं गए हो। वहां पर क्या है कि आप सबसे पहले अगर कुछ बोलना चाहते हो तो सोचो, टाइम मिलेगा क्योंकि कोई दूसरा बोल रहा है जितना आपको टाइम मिल जाएगा। अटेंशन पूरा पे करो। हमारी क्या आदत होती थी स्कूल में, क्लास चल रही है और भाई साहब झपकियां आ रही, क्यों? क्योंकि हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी हमारे पसंद की चीज नहीं हो ना, जैसे हम मूवी नहीं देख रहे हैं, हम गाना नहीं सुन रहे हैं, हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी भी मैं अगर कॉमेडी नहीं कर रहा होता और मैं अगर यहाँ पर एकदम सो दिस थिंग इज इंटरप्शन यू ऐसे बोल रहा होता, आप में से आधी लड़कियां बंद करती। अब मजा आ रहा है तभी आप ये सब देख रहे हो, तो इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी होता है, पर इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, हमेशा ये नहीं मिलेगा एनवायरमेंट जिसमें मौज मस्ती चल रही हो या फिर आपके हंसी मजाक हो रहा हो। ठीक है, अटेंशन आपको हमेशा पे करनी है। सुनिए सामने वाले की, और नींद रात को निकालिए, सुबह सुनिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है, उसके बदले में आप रिएक्शन देना शुरू करोगे। ठीक है, इंटरप्शन ना करें, यानी कि अगर कोई बोल रहा है तो उसके बीच में ना बोले, उसकी बात ही खत्म नहीं हुई और आपने बोलना शुरू कर दिया, उसकी बात खत्म होने दो चाहे कितना भी बोल रहा हो। और अगर वो बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है, 20 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो मेंटर उसको बोल देगा कि नाउ प्लीज स्टॉप, लेट अदर्स अलाउ अदर पीपल टू स्पीक। तो फिर वो उसके बाद में वो दूसरे लोग बोलना शुरू करेंगे। दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, जो भी वो बोल रहे हैं उनको काटिए मत। ऐसा नहीं है कि आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, माफ कीजिए ये बहुत घटिया है, आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ऐसे नहीं होता है, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कहिए कि आई डू एग्री विथ योर थॉट्स बट आई हैव सम अदर ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस, और आप अपनी ओपिनियन रखिए। ठीक है, वो वाली बात है। और डिसएग्रीमेंट भी अगर आपको करना है तो पोलाइट मैनर में कीजिए, मैनरिज्म्स का ध्यान रखिए आप जीडी के टाइम पर। ये देखिए, ये वो चीजें जो आप अगर दोस्तों के साथ भी सीखेंगे, तो आप किसी जगह जॉब लगेंगे ना और मीटिंग चल रही होगी, फॉर्मल मीटिंग, तो वहां आप ढंग से बोल पाओगे इस चीज को। ठीक है, किसी को डोमिनेट ना करें। और फिर उसके बाद में अगर आप किसी डिस्कशन में हार भी जाते हैं, तो वहां ऐसा नहीं है कि मोबाइल पटक के भाग गए, भाड़ में गया ये जीडी जीडीपीडी, सब कुछ खत्म, निकलो यहाँ से। और फिर उसके बाद में ये किया, पानी पी लिया, चलो इसी बहाने मैंने पानी पी लिया, फाइन। तो ये सब कुछ ये वो एटिकेट्स है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये चीज आपके सीखने के लिए भी है कि ग्रुप डिस्कशन जब भी करें तो उसमें एटिकेट्स किनका ध्यान रखना है। ये सिर्फ आपके अभी के लिए दोस्तों के बीच का नहीं है, ये आपके इंटरव्यू के टाइम भी काम आएगा, और उस वक्त पे भी काम आएगा जब आप कहीं जॉब लग चुके होगे और आपके रेगुलर बेसिस पर वो ये सब चीजें चल रही होगी। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि मतलब मीटिंग्स चल रही है, उसके अंदर आपको बिठाया है और आपको वहां पर किन मैनरिज्म्स का ध्यान रखना है, तो वो सब कुछ है। इसके लिए बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन वो कभी मैं फिजिकली कभी आमंत्रित हुआ अगर मैं आया तो मैं जरूर दूंगा। देखा जाएगा वो आने वाले। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे जरूरी चीज जो अधिकतर गर्ल्स और बॉयज कंपनियों में या ऑर्गेनाइजेशन में मात खा जाते हैं, वो ये कि पर्सनालिटी का डिफरेंस नहीं कर जाती। ठीक है, कैसे ध्यान नहीं रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपका बॉस है वो पापा है, आपके कलीग्स हैं वो भाई बहन है या फ्रेंड्स, आपसे जो छोटे हैं यानी आपके सबॉर्डिनेट्स वो आपके बच्चे हैं। आपको इसी तरीके से उनको रेस्पेक्ट देनी ही है। अब सबसे बड़ी शिकायत जो मैंने एचआर कॉन्क्लेव में, एक कंपनी के एमडी आए थे, उन्होंने माइक पे बताई थी, today's candidates they don't even know how to greet people। मैंने कहा सर क्या हो गया, मतलब मैंने बोला नहीं, मैं सुन रहा था। मैंने बोला यार, हाय सर, हेलो सर, बाय सर, इज इट द मैनरिज्म, इज इट द वे टू टॉक टू अ सीनियर? मैंने कहा हाँ सर ये बात तो सही है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, इस चीज का बहुत ध्यान रखा करें आप। ये बहुत बड़ा मैनरिज्म माना जाता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
चाहे वहां पर आपका बॉस देहाती कपड़ों में ही क्यों ना घूमता हो, चाहे वो जीन्स टी शर्ट में ही क्यों ना आता हो। ठीक है, होता है, बड़े लोग होते हैं, हमें तो फॉर्मल पहनाते हैं और खुद टी शर्ट में घूम रहे होते हैं वहां पर ऑफिस के अंदर, जबकि उन्हें खुद को एटिकेट्स होने चाहिए कि भाई मैं खुद भी तो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कंपनी का मालिक हूँ, तो क्या हुआ, मुझे कम से कम ऑफिस में तो फॉर्मल्स पहन के आना चाहिए। वो नहीं ध्यान रखते, लेकिन हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो पापा है, हम बच्चे हैं, वो पॉकेट मनी दे रहा है, तो वो जो कहेगा हमें मानना है। लेकिन उसे इज्जत चाहिए। हम तो अपने पापा को भी गुड मॉर्निंग नहीं कहते, लेकिन उसे कहना पड़ेगा क्योंकि वो जितनी पॉकेट मनी देता है उतना पापा भी नहीं देते। सॉरी। तो यहाँ पर बात इतनी है कि बॉस है या कोई भी पर्सन है, आपका सुपीरियर है, आपके साथ कलीग्स है, गुड मॉर्निंग की आदत डालिए, गुड आफ्टरनून की आदत डालिए, इवनिंग हो जाए तो इवनिंग की आदत डालिए, और गुड नाइट जो है ना वो किसी से मिलते ही नहीं बोलते हैं। एक बार कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा तो वो मिलते ही बोल रहे थे हेलो गुड नाइट सर। मैं सोने थोड़ी जा रहा हूँ मैं तुमसे मिलने आया। तो गुड नाइट तब बोलते हैं जब वास्तव में जा रहे होते हैं रात को, या फिर उससे मीटिंग खत्म हो रही होती, फोन पे भी बात खत्म हो रही होती है, तब गुड नाइट बोलते हैं। उससे पहले गुड इवनिंग ही बोलते हैं। यानी कि आपने फोन लगाया उस टाइम रात को, रात का टाइम आ गया, 7:30 8 बज गए, 8:30 बज गए, गुड इवनिंग ही बोलोगे। और जब वो फोन काट रहा होगा या आपसे मीटिंग जब खत्म होगी, फिजिकल मीटिंग, तब आप उसे बोलेंगे ओके गुड नाइट सर, सी यू टुमारो, वापस मिलते हैं, बहुत ही मजा आया, इसी बहाने मुझे 500 का एक नोट दे दो, समथिंग लाइक दिस। तो ये भी एक चीज होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इन मैनरिज्म्स का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि पूरे एटिकेट से बात करें। आप उनके सामने हैं तो हाथों को बांध कर रखिए। आपकी पोजीशन कुछ ऐसी रहनी चाहिए, अभी मैं ऑनलाइन बता नहीं सकता, लेकिन वो पोजीशन आप मेंटेन करें उनके सामने। ऐसा नहीं है कि आप कान खुजा रहे हैं, आप उस तरीके से हाँ सर, नहीं नहीं सर होता है, ये हमारी आदत होती है। इन सब चीजों को छोड़ो, थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काबू रखो, है ना। मतलब उसे थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, अपने हाथों को इस तरीके से बांध के नीचे रखा करो सामने। पीछे तो आर्मी के जवान रखते हैं, एनसीसी के, स्काउट के, ये लोग रखते हैं। आप आगे की साइड में रखिए। ये कॉर्पोरेट मैनरिज्म्स के अंदर आता है। और जब भी वो बात करें उन्हें ध्यान से पहले सुनिए और बीच में बिल्कुल मत काटिए, ठीक है। और अगर उनका ध्यान कहीं और है तो जरूर बोलिए एक्सक्यूज मी सर, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग राइट नाउ। तो ऐसे करके उनसे बात करना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी वर्ड बहुत मायने रखता है, ठीक है। सॉरी सॉरी मत बोलिए, इसकी जगह पर थोड़ा स्टैंडर्ड से बोलिए, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी सर, ऐसे करके बोलिए, ठीक है। अगर आपको सुनाई नहीं दिया आई बेग योर पार्डन सर, आप ऐसे बोलिए। ये सब पता है इंग्लिश फ्रेजेस या फिर ये जो सेंटेंसेस है, ये बहुत फेमस है। कॉर्पोरेट्स में कई लोग बोलते हैं ऐसे। और अगर नहीं भी बोलते हैं तो आप अगर बोलोगे तो आप वहाँ के बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित होगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपसे कोई गलती हो गई, ओह प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी सर, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ऐसा आप बोल सकते हो। और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया तो आई बेग योर पार्डन सर, प्लीज प्लीज स्पीक अप, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया, ठीक है। वो तो क्या कर सकती हूँ अब मैं, क्योंकि मेरा ध्यान तो और था। ये तो आप कह नहीं सकते। खैर ये वाली बात है। पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस को पहचान लीजिए। आप अपने सुपीरियर से भले उनसे थोड़ा चिल्ला चिल्ली भी कर लें, सॉरी सबॉर्डिनेट से चिल्ला चिल्ली भी कर लें, उनसे कुछ भी बात भी कर लें, सब चलता है। लेकिन सुपीरियर आ जाए, आपके कलीग्स आ जाएं, यानी आपसे सिमिलर जो रोल में है, या फिर कह सकते हैं कि वो सिमिलर पोजीशन पर है, उनकी सैलरी और उनका सब कुछ आपसे सिमिलर है, तो उनको आप पूरी रिस्पेक्ट। और ये बहुत मायने रखता है, ये चीजें नोटिस होती है, ये बात ध्यान रखिए। और डेली टू डेली नोटिस होती है, इससे आपके मैनरिज्म्स पता चलता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पहचाने। नेक्स्ट स्लाइड। मीटिंग्स में जैसा कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। मीटिंग जैसे चल रही हो किसी कॉर्पोरेट हाउस में, वहां पर क्या मैनरिज्म ध्यान रखने पड़ते हैं। ये वो सेंटेंसेस है जो किसी कंपनी के एमडी ने बोले थे किसी टाइम पर, कि ये ऐसे सेंटेंसेस जरूर बोला करे कैंडिडेट जब भी कोई मीटिंग चल रही हो। जैसे कि एक्सक्यूज मी सर, मे आई हैव अ मोमेंट टू स्पीक, क्या मैं कोई एक बात मेरी बोल सकता हूँ अभी। वो बोले नो नॉट राइट नाउ, ओके थैंक यू सर। फिर ऐसे नहीं है, एक्सक्यूज मी सर, let me tell you one thing, if you are talking about the position of the company from 2018 to current, in that particular situation, corona was between inside in that, and ऐसे करके आप कुछ भी बोल रहे हो, उसने आपको अलाउ किया क्या? आप जबरदस्ती बोल गए और सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। उनको पता है लगने वाली है अब, कि अच्छी खासी फॉर्मल मीटिंग चल रही थी और ये बीच में पता नहीं कहाँ से सीख के आया या सीख के आई, कि ये बीच में इसने सर की बात को काट दिया। अब हम जानते भी नहीं यार सर कैसे, हमने तो नया नया ज्वाइन किया था। तो एक्सक्यूज मी सर, मे आई हैव अ मोमेंट टू स्पीक। दूसरा, आई हैव द रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन यू आस्क्ड फॉर, अगर आपके पास कुछ है तो आप बताइए। डू यू माइंड इफ आई रिकॉर्ड दिस? ऐसा नहीं मोबाइल लेके बस खड़े हो गए वहां पर, जैसे हम शादियों में खड़े हो जाते हैं, दीदी, ऐसे नहीं, ब्याह नहीं हो रहा है वहां पे, शादी नहीं हो रही है, मीटिंग चल रही है फॉर्मल। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको पूछना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी सर, डू यू माइंड इफ आई रिकॉर्ड दिस, क्या मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ?
हाँ श्योर श्योर, आप कर सकते हैं। तो आज तो मैंने बहुत अच्छा सूट भी पहना है, तो कीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए, हमारी मीटिंग को अलाउ करें तो ठीक है। और बोले नो नो नो, इट इज अ प्राइवेट मीटिंग, इट इज अ पर्सनल मीटिंग एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द कंपनी एज वेल एज सम अदर एस्पेक्ट्स लास्ट 5 year पोजीशन एंड आई रियली डोंट अलाउ यू टू रिकॉर्ड एनीथिंग। तो हम बोलेंगे तो थैंक यू सर, वैसे भी मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ऊपर, अब तू जो भी बोल रिकॉर्ड होगा। तो वो वाली बात है। नेक्स्ट, डू वी स्टिल हैव दैट मीटिंग आफ्टर लंच? अगर किसी को ऐसा आपको पता है कि भाई लंच टाइम हो गया है, खाना वाना खाने भी चले गए हैं, तो अपने बॉस से अगर आपको पूछना है तो इस मैनरिज्म से पूछिए कि लंच के बाद में मीटिंग है, ठीक है सर? या ऐसा नहीं है कि चलो रे घर जाने का टाइम हो गया, बैग लेके निकले। कैन यू प्लीज रिपीट दैट? अगर आपको कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया है तो प्लीज, ऐसा नहीं है कि लेट इट बी, अरे जाने देना है, ये तो बोलता ही रहता है, नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? तो वो खुश होगा, पता है क्यों? क्यों? उसको लगेगा ये मेरी बात कितना ध्यान से सुन रही है। तभी इसको एक जगह पर कहीं परेशानी हुई तो इसने फिर से बोला, वो रिपीट कर देंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पर हो। लेकिन उनको पता है कि अगर उनकी बात, उनका मैसेज मिसकम्युनिकेट हुआ है, पहुंचा नहीं है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि ओके ओके, लेट मी रिपीट अगेन, आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स रिलेटेड विद और अदर ब्रांचेस। ऐसे करके वो फिर से रिपीट कर देगा, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, ये कहना पड़ता है। तो ये कुछ मैनरिज्म्स वाली बातें हैं, हमेशा याद रखिएगा। वन मोर थिंग, नेक्स्ट स्लाइड। कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा जो कॉर्पोरेट में मायने रखता है वो आपका इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर 2 तरह के इंट्रोडक्शन होते हैं। सुन रहे हैं आप सब? 2 तरह के इंट्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, ये 2 तरह के इंट्रोडक्शन हमें देने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू इंट्रोडक्शन, यानी वो इंट्रोडक्शन जो लंबा इंट्रोडक्शन है, और दूसरा आपके आ गया वो इंट्रोडक्शन जो कि आप किसी से मिलते ही देते हो। मिलते ही मतलब कोई आपको जैसे कंपनी के अंदर आपके सामने चलता हुआ आ गया और आपसे पूछा, "Hey, how are you? I just want to know about yourself. Who are you? Because I just seen you right now in my company." तो फिर उसके बाद में आप बता सकते हो, "Hi, this is Nikita. I am from Jaipur and basically I am from Jaipur and right now I am working as a HR executive inside your company." ये हुआ छोटा इंट्रोडक्शन जो आपको किसी से भी मिलते ही देना है, और ये देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, "हेलो निकिता, यू?" वो नाम तो ठीक है, नाम तो पता चल जाएगा भाई कहाँ से हैं, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, आप इस कंपनी के अंदर खड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप बता सकते हैं, हाय, आई एम सुनीता, आई एम फ्रॉम बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन योर कंपनी एज सीनियर डायरेक्टर। वो छूट जाएंगे उसके, खैर ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है छोटा इंट्रोडक्शन। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ 3 चीजें बतानी है। अगर आप किसी से ग्रीट कर रहे हैं तो योर नेम, आप फुल नेम बता सकते हैं, आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम भी बता सकते हैं। सेकंड थिंग जो आती है वहां पर, वो है आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है आप जॉब करने के लिए कहीं बाहर चले गए। अगर आप यहीं से ही हैं, मतलब आप अपने शहर से ही और अपने शहर में ही जॉब कर रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा बेसिकली आई एम हियर फ्रॉम, आई एम हियर फ्रॉम उदयपुर ओनली, मैं यहीं से हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप आगे बता सकते हैं कि आप इस कंपनी में कर क्या रहे हैं। आई एम वर्किंग एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव इनसाइड इन योर कंपनी और इनसाइड इन दिस कंपनी, आप बता दीजिए, तो सामने वाला आपसे ग्रीट कर लेगा, ठीक है। अब पूरा इंट्रोडक्शन ही देना है। आई एम सुनीता प्रजापत, माय फादर्स नेम इज लक्ष्मीलाल प्रजापत, आई एम फ्रॉम भीलवाड़ा, आई एम करेंटली वर्किंग एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव इन शोभालाल देवीलाल कंपनी एंड माय हॉबीज आर, ये सब चीजें वहां बोलने के लिए नहीं है। वो खड़ा खड़ा वो सुन रहा है, पागल है क्या वो? पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। आप जहां जहां जाओगे ऐसे इंट्रोडक्शन देते फिरोगे क्या? नहीं, ये इंट्रोडक्शन काम आता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आपके बहुत बड़े कोई सीईओ या फिर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर या जो टॉप पोजीशन के लोग हैं उनके पास जाते हो और वो आपको बिठा देते हैं, यंग यंग लेडी सिट डाउन, सिट डाउन, ओके, वुड यू प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो पूरा इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। मे आई नो योर नेम, इतना बोला है मतलब वो नाम जानना चाहते हैं, पर उसके साथ अपना लोकेशन भी बता दो। आई एम देविका प्रजापति एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम उदयपुर, बस उसके आगे मत बोलो, सीधी सी बात। या फिर सिर्फ नाम बता दो, ठीक है। तो जो वो पूछे उस हिसाब से काम करना शुरू करो, ठीक है। क्या फॉर्मल इंट्रोडक्शन अपना जो कंपनी में लोग इंटरव्यू में बोलते हैं आप नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको नोट करवा सकता हूँ अभी, और नहीं तो फिर मैं आपके लिए लिख कर भेज दूंगा बाद में, तो वो मोनिता मैम आपको प्रोवाइड कर देंगे, दोनों में से जो भी आप चाहो, ठीक है। वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो आप इंटरव्यू में देते हो। Yes, sir, please. एनी रिएक्शंस? अभी लिखो। Yes, क्या sir. आपके पास में नोटबुक और पेन है? ठीक है,
तो Yes, आप sir. बट आप यस सुनीता मैम को दे दीजिए, सॉरी मोनिता मैम को दे दीजिए, वो हमें नोट डाउन करवा देंगे। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमारे पास में टाइम थोड़ा सा कम है अब, तो इस रीजन या की सर। वजह से। तो हाँ, तो हम लोग क्या है कि ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है जिसमें नेम, फादर्स नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पर किस पोजीशन के लिए आए हैं, और साथ ही साथ में आपकी हॉबीज क्या है, ये सब के सब इसमें इंक्लूड होता है। किस लैंग्वेज में बोला जाता है वो लैंग्वेज में लिखकर मोनिका मैम को प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको दे देंगे। ये वो यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन है इंडिया के संदर्भ में जो अधिकतर कैंडिडेट्स इंटरव्यू के अंदर देते हैं और जिससे एम्प्लॉयर सुनने के बाद में खुश हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी इंटरव्यूज मैंने खुद ने देखे हैं, मतलब मैं सिर्फ एम्प्लॉय के रूप में मैंने इंटरव्यू नहीं दिए, मैं जो है इंटरव्यू पैनल में भी बैठा हूँ एक बार, यानी जब कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहे होते हैं तो मैं एक एजुकेशनिस्ट के रूप में वहां पर मैं कई बार बैठा हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या सुनकर एम्प्लॉयर खुश हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ यार, इसमें एटिकेट्स भी है, मैनरिज्म्स भी है, लैंग्वेज पर कमांड है, और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन इसने अपना खुद का दिया। कई लोग इस मामले में बहुत मात खा जाते हैं, वो भले इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंट बोलते हैं लेकिन उनका बोलने का तरीका और चीजों को बताने का ढंग ऐसा होता है कि इंप्रेस नहीं कर पाते वो। आई एम सुनीता, आई एम फ्रॉम मद्रास, एंड आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम सेंट मैरी स्कूल कॉलेज। ओके सर, नहीं, ये इंप्रेस नहीं करता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंप्रेस नहीं करता है। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन की महत्ता को समझिए, ये वो चीज है जो आपको जिंदगी में कभी भी देनी ही पड़ेगी। आपका वींद यानी कि आपके शौहर यानी कि आपके हस्बैंड होने वाले अगर आपको देखने भी आएंगे तो उनके सामने भी आपको कम से कम 4 चीजें तो बतानी पड़ेगी ना, या फिर पुरानी लेडीज जैसे घूंघट निकाल के बैठे रहोगे, मेरी मम्मी से पूछ लो। नहीं, वो नहीं पूछेगा मम्मी से, वो आपसे पूछेगा, तो आपको उसे धड़ाक से जवाब देना है, और फिर जवाब देने के बाद बोलना है अब तू बता, गिव मी योर फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फिर मजा आएगा खेल का। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वर्बल कम्युनिकेशन आज के लिए इतना ही, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है लेकिन जो हमारे पास टाइम है उस हिसाब से मैंने इसे इंक्लूड किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम जो मुंह से बोलते हैं वो सिर्फ 35% कम्युनिकेशन है दोस्तों, और जो बाकी का हमारा कम्युनिकेशन 65% है वो है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मीनिंग यहाँ पर होता है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपकी बॉडी जो आपके बिहाफ पर टॉक करती है यानी बोलती है। क्या बॉडी भी बोलती है? बिल्कुल बोलती है। अभी मैं जो इतनी हरकतें कर रहा हूँ, मैं जो स्माइल दे रहा हूँ, हंसी निकाल रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन ही तो है। अगर मैं सिर्फ चुपचाप बैठ जाऊं, मैं सिर्फ आंखें सामने रखूं और सिर्फ मुंह से बोलता रहूं तो आप बोर हो जाएंगे। आप मेरे हाथों को, आते हुए हाथों को देख रहे हैं, आप इस स्पेक्स को देख रहे हैं, मेरी आंखों के ऊपर नीचे होते हुए देख रहे हैं, बार बार मुझे स्क्रीन के सामने आगे पीछे जाते हुए देख रहे हैं। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ डिफाइन करती है। अब देखिए, मैं थोड़ा साइड में झुक गया, ये सब क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज है, और बॉडी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत इंप्रेस करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप किस वे में खड़े होते हो, किस वे में बैठते हो, और किस तरीके से लोगों से बातें करते हो, और उस टाइम पे आपकी पोजीशन क्या रहती है। आप झुके हुए तो नहीं हो, आपके कंधे तो नहीं झुके हुए हैं। स्कूल में जब हम बैठते हैं तो हम चेयर पे फिसलते चले जाते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ गई थी नींद निकालने की। लेकिन कितना अटेंटिव आप बैठे हो। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन एक बार भी मैंने अपनी कमर को इस तरीके से झुकाया नहीं, मैं सीधा बैठा हूँ स्ट्रेट। ये आदत डालनी पड़ती है। तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहांस करता है, जैसे कि आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन जो काइंड होने चाहिए, टोन ऑफ वॉइस। आप जहां पर आपको तेज बोलना चाहिए वहां तेज बोलो, जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर धीरे बोलो। ऐसा नहीं है कि बॉस या कोई बैठे और आप एकदम एक्सक्यूज मी सर, सर लेट मी टेल यू वन थिंग। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, पागल हो क्या? नहीं सर, मेरी आवाज ही ऐसी है। अरे आवाज ऐसी है तो अपने इस पर्टिकुलर पिच और टोन को थोड़ा सा धीरे करो, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन करो इसकी। ये क्या है, पूरा लाउड स्पीकर चला दिया वहां पर। और इतना भी धीरे मत बोलो कि सामने वाले को सुनाई नहीं दे। होता है स्कूल में, ऐसा होता है। स्कूल में जैसे बोलता है यस यू, कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर, और वो लड़की खड़ी हो जाती है, एक्चुअली दिस थिंग इज अबाउट। अरे किसको सुना रहे हो? आपका पड़ोसी तक नहीं सुन पा रहा है, तो वो मैडम वहां खड़ी हुई क्या सुनेगी? हाँ प्लीज 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 बी लाउड, बोलो तेज बोलो। अरे क्या बोले, वो बोल ही नहीं पा रही है क्योंकि उसको अंदर से घबराहट हो गई है। 80 लड़कियों के बीच में उसको खड़ा कर दिया, तो वो है। लेकिन अपनी टोन ऑफ वॉइस का, साथ ही साथ में पिच का, इनका ध्यान रखिए। आपको जहाँ तेज बोलना, तेज बोलने की आदत है। अगर आप तेज नहीं बोल पाते हैं तो अकेले में प्रैक्टिस कीजिए, कमरे के अंदर चिल्लाइए, लेकिन मम्मी को बता के आना, वरना मम्मी को लगेगा ये अंदर इतनी चिल्ला क्यों रही है, इसको क्या हो गया, वो आ गए, क्या कहते हैं, आत्मा आ गई अंदर, समथिंग लाइक दिस। इसीलिए तेज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जो धीरे बोलते हैं, और जो बहुत तेज बोलते हैं वो धीरे बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस करें। जहाँ जो टोन, जहाँ जो पिच और जहाँ जो वॉल्यूम रखनी है ना, उसका ध्यान रखिए।
आपके हैंड एक्सप्रेसिव होने चाहिए, बॉडी जेस्चर एंड पोस्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए, सिटिंग पोजीशन जो है उसका ध्यान रखिए। ये सब की एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जिसे बॉडी लैंग्वेज यानी काइनेसिक्स ट्रेनिंग कहा जाता है। मैं फिर कह दूँ, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकता हूँ। यहाँ चेयर पे बैठकर वो ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, जितना मैं हूँ, उतना मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट थिंग इज़ टू मच आई कॉन्टैक्ट। आप अगर किसी से मिलते हो, स्पेशली बॉयज़ के लिए, हालाँकि ये यहाँ पर बॉयज़ है नहीं, वरना मैं उनको बताता कि आप किसी से भी मिलो, किसी फीमेल से मिलो, तो आप उसे इस तरीके से घूरो मत। कइयों की आदत होती है आँखें फाड़-फाड़ के देखने लग जाओ। आप बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर उसे मत देखो, सामने वाला बहुत एम्बैरेस फील करता है इससे। ऐसा लगता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? आप उसके लिए एक चुनौती बनकर आए, ठीक है ना? और आप उसकी इंसल्ट करना चाहते हो, इसीलिए आप उसे घूर-घूर के देखे जा रहे हो। देखो ये इंसान कैसे देख रहा है स्क्रीन के ऊपर, मतलब कोई अगर मुझे ऐसे देखने लग जाए, तो मेरे तो होश उड़ जाएँगे। मुझे ऐसा लगेगा इसके अंदर कोई पापी आत्मा घुस गई है, जो अब मुझे खा जाना चाहती है। तो ऐसा फ़ील होता है, गर्ल्स को स्पेशली होता है, लेकिन गर्ल्स के अंदर स्पेशली ये मैनरिज़म्स होने चाहिए कि वो किसी भी हालत में अपने बॉस, अपने सबॉर्डिनेट्स को, सुपीरियर को, कोई भी पर्सन हो, सुपरवाइज़र हो, इन लोगों को कभी ज़्यादा घूरिए मत। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आप उन्हें बस घूरे ही जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं। उन्हें गलत इंटेंशन मिलता है इस चीज़ का, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसी का अपोज़िट, नेक्स्ट स्लाइड। इसका अपोज़िट है टू लिटिल आई कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स कि आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो। हमारी स्कूल में क्या आदत होती है, आपको मान लीजिए कुछ बोला गया कि इस टॉपिक पर बोलिए। अब आप ऊपर देखने लग जाते हो। असल में आप खुदा को याद कर हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उसमें मुगल काल के अंदर उन्हें कई कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम, अब आप कहाँ देख रहे हो? मैडम सामने खड़ी है, फ्रेंड्स इधर है और आप ऊपर देखे जा रहे हो। तो ये आदत हमारी ज़िंदगी भर की रह जाती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो आँखों में आँखें डालकर देख नहीं सकते। हम मतलब ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हाँ, हाँ बताओ, हाँ ठीक है। नहीं, नहीं मैं एक्चुअली हाँ, इधर-उधर आपकी आँखें घूमती रहती हैं। एम्प्लॉयर नोटिस करता है, आपका बॉस नोटिस करता है बॉस, और वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है लड़की, या फिर ये कुछ छुपा रही है। जो आँखें चुराता है ना, इसका मीनिंग होता है कि वो या तो कुछ छुपा रहा है या बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और जबकि आप हो कॉन्फिडेंट, लेकिन ये आदत पड़ गई इस रीज़न की वज़ह से। और ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप ऐसे लेकर बैठे हो। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है। या तो इसको मना करो या उसको मना करो। इसको बोल दो, देख लाला, थोड़ी देर में मैसेज कर। सामने ये जो देवी आई है, ये मुझे कब से मेरा जीव खा रही है, मुझे एक बार इसकी बात सुनने दे। या फिर उस इसको बोल दो, देवी 2 मिनट चुप हो जा, क्योंकि अगर इस लाला को मैंने रिप्लाई नहीं किया तो यहाँ चाकू लेके आ जाएगा। लाला बोलो। तो दोनों में से किसी एक को शांत करो। दोनों तरफ ये मत करो कि आप यहाँ भी बात कर रहे हैं, यहाँ भी बात कर रहे हैं, फिर यहाँ बात कर रहे हैं, फिर यहाँ बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। किसके लिए? ये तो चलो देख ही नहीं रहा, लेकिन आपके सामने जो है उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। और कंपनी में अगर आपने ऐसा कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कर दिया, तो देखो आप, फिर जो आपके लगने शुरू होंगे। कंपनी में बदला कैसे निकालते हैं आपको पता है? मान लीजिए आपने बॉस के साथ कुछ ऐसे घटिया बिहेव कर दिया ना, तो आप वो कुछ नहीं कहेंगे। कुछ-कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डाँट देते हैं, बाकी डाँटेंगे नहीं। आपको ओवरबर्डन करेंगे। ओवरबर्डन क्या होता है सर? इसको काम दो, खींचो साले, रात भर काम कराओ साले से। इसको अक्ल ठिकाने आ जाएगी कैसे बिहेव करना, और फिर काम देते हैं। हमें करना भी पड़ता है, नौकरी चली जाएगी उस चक्कर में। देखो ये टास्क भी इसको दे दो, ये टास्क भी इसको दे दो, ये 4-5 काम इसको दे दो। थोड़ी बहुत बॉस के साथ अच्छे से रखना पड़ता है। ऐसी हरकतें ना कर देना कि आप है ना कम्युनिकेशन कुछ इस तरह कर रहे हैं कि उससे आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हैं और अपना मोबाइल के अंदर बिज़ी हैं, और कभी आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कभी वापस इधर देख रहे हैं, फिर आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फिर वापस से देख रहे हैं। ये आदत पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी आदत है ये। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको आज आके, वरना आपको क्या खबर है? आप तो ऐसे ही बात करते हो सबसे। पर ये बहुत गलत है। आपसे कोई मिलने आया, आपकी फ्रेंड है, आपका कलीग है, कोई भी आया है, आप उसी टाइम पर आई विल आई विल मैसेज यू लेटर, या फिर आप उसे लिख दीजिए कि आई विल कैच यू लेटर, और फिर उसके बाद में रख दीजिए। और जो भी आपका फ्रेंड है या मेल है, फीमेल है, उन्हें समझा के रखिए पहले से। देख कंपनी में जब मैं नौकरी करने जाऊँ ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि चैट चलते-चलते मैं अचानक बंद भी कर दूँ। तो उसको गलत मत समझना, ऐसा मत समझना कि मैं तुझे इग्नोर कर रही हूँ। नहीं, ऐसा मत समझ। लेकिन तू इतना समझना कि अचानक मेरा बॉस आ गया या अचानक कोई कलीग मुझसे बात करने आ गया, तो मैंने अचानक मोबाइल रख दिया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं कोई मेरे सर पे आके पत्थर गिर गया कि मैंने मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है? तो इस चीज़ का तू ध्यान रखना, ये आप पहले से बोल के रखिए। अब आपको ये कोई भी नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे बुरी आदत फेशियल एक्सप्रेशन। स्कूल्स में होता ये था लाला कि आप लोग जितनी भी गर्ल्स है ना, आपकी कई बार ये आदत भी हो जाती थी कि सीरियस सिचुएशन में आप जोर जोर से हंस रहे हो और हंसने वाली सिचुएशन में आप चुपचाप बैठे हो। बॉस ने जोक मारा, हंसो। सर, सर कमाल का था। असल में आपको हंसी आ ही नहीं रही, लेकिन बॉस ने जोक मारा, उस पे नहीं हंसे और मुंह अगर चढ़ा के बैठे रहे ना तो टोक भी देंगे, अरे दिव्या तुम हमेशा मुंह चढ़ा के क्यों बैठी रहती हो, आई हैवंट सीन यू स्माइल। अब आप बोल नहीं सकते वहां, सर इतना घटिया जोक मारोगे तो मैं तो क्या मेरे काका को नहीं आने वाली हंसी। आप नहीं बोल सकते ऐसा, आपको उस टाइम हंसी निकालनी है। और सीरियस सिचुएशन में मीटिंग चल रही है या फिर आपके क्लास चल रही है, कुछ भी हो रहा है, सीरियस सिचुएशन में सब बैठे हुए हैं और अचानक आपको हंसी छूटने लगती है। क्यों छूटने लगे आपको खुद को नहीं पता, कोई बात याद आ गई, कोई पुरानी बात याद आ गई, या फिर किसी की खतरनाक शक्ल देख, कोई आपके सामने यूं बैठा है, अब आपको शक्ल देख के हंसी आ गई, ये क्या एक्सप्रेशन है। अपने एक्सप्रेशंस का ध्यान रखिए, फेशियल एक्सप्रेशन आपको कहाँ क्या देने हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ हंसना है वहाँ हंसिए, या जहाँ नहीं हंसना है वहाँ, स्कूल में तो चल गया। आप क्या है कि दो लड़कियां आपस में खिल 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 करके हंस रही थी, आपकी मैडम ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, आपको खड़ा कर दिया या बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया, या फिर स्केल ला के आपके यहाँ पे ठोक दिया, या फिर आपको क्लास से बाहर निकाल दिया। क्लास से बाहर निकल गए थे, चल रहे कैंटीन चलते, समोसे बन रहे गरम गरम, और वहां पर जाके समोसे चाय ले लिया और उसके बाद बोले चले यार अब क्लास में कल ही चलेंगे, अब घर चलते हैं। कंपनी में ऐसा करोगे? करोगे क्या कि चलो यार कल आएंगे? नहीं, वो कल फिर कभी नहीं आएगा। ये छोटी सी गलती आपको कई बार बहुत रुला सकती है, क्योंकि जो ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं ना जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो इस गलती को माफ ही नहीं करते कि जबरदस्त मीटिंग चल रही है और वहां पर पता नहीं किस रीजन से आपको जोर से हंसी आ। अब इसका अपोजिट, जहां पर आपके स्माइल करने का हो वहां पर मुंह उतार के मत बैठो। मतलब ये है कि आप किसी कंपनी में हो, आपसे कोई ग्रीट करने के लिए आया तो हमेशा स्माइल जरूर दो। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, अभी मुझे नहीं आ रही है स्माइल, लेकिन देखो मैं दे रहा हूँ। जी सर, ये सिर्फ फेक स्माइल कहता है, बनानी सीखो। कोई भी आपसे मिलता है, जी बताइए, जी सर बिल्कुल, यस आई विल डेफिनेटली डू इट सर, बिल्कुल तू कुत्ता है लेकिन आई एम वेरी हैप्पी सर। अब आपने जब ऐसे बोला तो फिर उसके बाद में आपकी स्माइल देखकर ही और शी विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत मजा आता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। किसी के अनम्यूट हो गया है कृपया। हाँ, थैंक यू सो मच। ऑल राइट गाइज, तो ये थी फेशियल एक्सप्रेशन की बात। इसके लिए भी ट्रेनिंग होती है, इसे बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग कहा जाता है। जहाँ जो एक्सप्रेशन देना है वहाँ पर दीजिए। कई लोग तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूनरल में भी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी किसी बात पर हंसी आ गई, तो यार ऐसा तो मत करो यार, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, इतना बुरी सिचुएशन है और उसमें भी तुम्हारे हंसी छूट रही है। कहाँ क्या एक्सप्रेशन देने हैं उसकी प्रैक्टिस करो, वो बहुत जरूरी है अगर आप किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहते हो। तो बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ क्योंकि इसके नीचे मैं जा नहीं सकता अभी, क्योंकि स्क्रीन और ये सब अलाउ नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन से लेकर हर चीज के बारे में बताता। बट अब लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। इस पर्टिकुलर के अंदर आप देखिएगा कुछ स्किल्स इसमें ऐड हो गई है। अब ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके पूरे दोनों दिन के सेशन। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं, गर्ल्स अधिकतर सुनने में बहुत तो नहीं तो थोड़ी कमजोर होती है। वो सुन लेती है, हस्बैंड की सुन लेती है, सबकी सुन लेती है, लेकिन उनके अंदर है ना, कलेजे के अंदर घुटता रहता है वो चीज, 10-10 दिन तक घुटता रहता है। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, और फिर उसके बाद में वो उसको लेकर बैठी ही रहती है बहुत लंबे टाइम तक। ये फीमेल्स की आदत होती है, ये मैंने देखा है कई बार, ठीक है। मतलब वो सुन तो लेती है, आप बुरी से बुरी बात बोलो वो सुन लेगी, और एक बार तो वो अपने यहाँ पर खून की घूंट पी लेगी, लेकिन यहाँ और यहाँ जैसे ही वो बात कर गई, उसके बाद तो देखो आप 10 दिन तक ना भूले, और मैं तो कहता हूँ 1 महीने तक ना भूले वो लेडी। ऐसा होता है, क्या किया जा सकता है। लिसनिंग स्किल्स का मीनिंग ये होता है, इसे 2 तरीके से जानिए। पहला ये कि आपसे कोई कुछ कह रहा है तो पूरा अटेंटिव होकर उसे पूरा सुनिए और उसके बदले में फीडबैक दीजिए। दूसरा ये, अगर आपसे कोई कुछ गलत कह रहा है, आपका बॉस आपको डांट रहा है, हस्बैंड डांट रहा है, बॉयफ्रेंड डांट रहा है, मदर फादर डांट रहे हैं, शांति का पाठ पढ़िए। सबका नेचर ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं क्या? थोड़े टाइम के लिए बदल जाएंगे, आप आपको चाहते हैं इसलिए, या आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो इसलिए ऐसा हो सकता है। मदर फादर थोड़े से चेंज हो गए ये, लेकिन फिर वापस कुछ टाइम निकला, फिर वापस वो अपनी पे आ गए। किसी का नेचर आप नहीं चेंज कर सकते। मैं आपको साफ बताता हूँ, जब आप खुद का नहीं कर सकते दूसरे का क्या करेंगे?
अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो रहेंगे, ठीक है, और ईगो जल्दी हर्ट होता है तो होता है, उसे आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देकर आप थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं। लेकिन किसी ने अगर गलत कह दिया, मैं कहता हूँ आप कैसी भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ले लो, अगर आपने किसी से कुछ गलत सुन लिया है और आपके ऊपर उसका असर हो रहा है, तो आप शांत नहीं हो सकते। या तो आप में बदला लेने की भावना आएगी, ऑब्वियस सी बात है, या फिर आप उस जगह को छोड़ने के बारे में सोचोगे, या उस इंसान से कभी नहीं मिलना चाहोगे। यस, एब्सोल्युटली। तो इस रीज़न की वजह से अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाइए, अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का अनम्यूट हो गया है, कृपया करके अनम्यूट कीजिए। और भी हाँ, ये कोई छोटी-सी बच्ची बोल रही है, उसे ओरियो चाहिए। तो मैं मोनिका मैम से रिक्वेस्ट करूँगा, एक ओरियो ज़रूर खरीदिएगा और ज़रूर दीजिएगा मेरी तरफ से। मेरे पेमेंट में से काट लीजिए। मज़ाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेट टॉकिंग एंड कॉन्फिडेंस। आप जिससे भी बात करें, शाय मत होइए। कइयों की फीमेल्स की आदत होती है, घबरा जाती है एकदम से देखकर, सामने वाला कोई आया है, अब हो सकता है वो कैसा दिख रहा है, वो किस वे में बात कर रहा है। कोई-कोई आता है एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हुआ आ जाता है। एक्सक्यूज़ मी, आई जस्ट वांट टू टेल यू। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। अरे कहाँ कहाँ जाऊँ? You have to sit it around there and then come and he will make to talk to you about this. समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया रुक जा, क्या बोल रहा है? आके वो कहाँ से पता नहीं भागता हुआ आया, कोई मैनेजर था या कोई था और आपको बोल रहा है वहाँ जाकर बैठना है, वहाँ पर कोई आने वाले हैं, आपके इंटरव्यू लेने वाले आने वाले हैं, आप वहाँ पर वेट कीजिएगा। उसने इंग्लिश में इतना लंबा भाषण दे दिया, हमें तो एक लाइन समझ में नहीं है, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी ऐसी थी कि उसको खुद को समझ में नहीं आया। हमें क्या कहाँ से समझ में आएगी? तो फिर वो चला गया। भैया कहाँ जा रहे हो? कुछ हिंदी में एक लाइन तो बोलकर जाओ, करना क्या है? वो गायब। अब किससे पूछूं? फिर बेचारे अपने जैसे जो लोग दिखते हैं, मनुष्य सारे के सारे, वो तो पता नहीं क्या था, एलियन आया था। मनुष्य जैसे दिखते हैं, उससे पूछते हैं, अरे दीदी एक्सक्यूज मी, वो क्या बोल के गए? देख यार, समझ में तो मेरे को भी नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर आने के बाद में वहाँ उस सोफे पे बैठना पड़ता है। वहां से फिर क्या होता है कि इंटरव्यू में एक एक करके जाते हैं। चल, चलो दीदी, आप दोनों जाके वहां पर बैठ गए। फिर उसके बाद में काम होने लग गया। यही अगर वो बेवकूफ आकर थोड़ा ढंग से बता देता, तो फिर सही रहता। लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपसे कोई किसी भी वे में बात कर रहा हो, आप अपना कॉन्फिडेंस, जब तक आप गलत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए और स्ट्रेट टॉक कीजिए। यस, हाँ, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है, तो अपनी लैंग्वेज में उससे बात कीजिए। वो अपनी दे रहा है, वो आप अपनी दो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंटरव्यू में नहीं चलेगा। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में अगर आपको इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, तो आप हिंदी बोल सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस्ड, और साथ ही साथ में आप में वो एबिलिटी है, वो लैंग्वेज के को देखकर आपको नौकरी में ना रखें, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, वो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो आपको रख लेंगे। आपकी मेहनत को देखते हुए, जो आपने पास्ट में की है, और साथ ही साथ में आपकी अदर स्किल्स को देखते हुए वो आपको रख लेंगे। और लैंग्वेज अब वैसे बैरियर नहीं बन रही है, जो कि आज से 10 साल पहले से लेकर, मतलब 10 साल का जो एक टाइम पीरियड चला था बीच में, 2001 से लेकर 2010-12 का, तब थोड़ी ऐसा माहौल मैंने देखा है कॉर्पोरेट्स में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जो है इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करते थे और इस तरीके से बिहेव भी करते थे। लेकिन अब ठीक है, एम्प्लॉयर भी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। उनको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए यार। देखो, कुल मिला के इस पूरे 2 दिन की रामायण की गणित की कंक्लूजन ये है, उनको एक अच्छा एम्प्लॉयी चाहिए, जो उनका काम कर सके। बस दैट्स इट। और आप उनमें प्रोडक्टिविटी दो, यानी कि उनका काम कंप्लीट करके दो, वो आपसे वैसे ही खुश हैं। भले ही आप उनसे एक शब्द मत बोलो, लेकिन आप दिन भर में अगर अपना काम अच्छे से कर लेते हो, तो हो सकता है वो आपको अच्छा प्रमोशन भी दे और आगे प्रमोट करके किसी और सिटी में भी भेजे, जहाँ पर आपको और बड़ी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो सिर्फ लैंग्वेज को देखते हुए आपको रिजेक्ट कर देगा। ऐसा आजकल नहीं होता है, बहुत कम केसेस। मतलब ये समझ लीजिए कि आउट ऑफ 100% में से कुछ 25% या 20% की कंपनीज ऐसी रह गई है, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि हर टाइम इंग्लिश ही बोलनी है, हिंदी को तो हाथ ही नहीं लगाओगे। तो ऐसी 20-25% है ऑर्गेनाइजेशन, जो है अलग-अलग एरियाज़ में। लेकिन उसमें भी कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस और इसमें ही होता है, बाकी नॉर्मल एम्प्लॉइज़ तो अपनी-अपनी भाषाओं में बात कर रहे होते हैं वो। नेक्स्ट इज़ एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा आपको बहुत आता है, लगभग हर वुमन को आता है, बहुत आता है। गुस्से पर काबू करना सीखिए, और अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे बाहर भी निकालिए। निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपने बाहर नहीं निकाला तो आपका दिमाग खा जाएगा, ठीक है? मैं आप में से जितने लोगों की शक्लें दिख रही हैं, मैं शक्लें देख के बता सकता हूँ कितने लोग कितना गुस्सा करते होंगे, वो लेवल क्या होगा।
लेकिन गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है, पर कंट्रोल करना नहीं। असल में करना क्या है, जिस वक्त पर आपको गुस्सा निकालना है उस वक्त पर रुक जाइए। हो सकता है कि उस गुस्से को निकालने पर आपका कोई नुकसान हो सकता है। उस वक्त आप चुप हो जाइए, अकेले रूम में जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए, वहाँ ज़ोर से चिल्लाइए, सारी फ्रस्ट्रेशन निकालिए, गालियाँ दीजिए, सारी इंटरनेशनल वाली हमारी जो गालियाँ होती है ना, सब निकालो, उस पर्सन को लेकर जिसके ऊपर आपको गुस्सा है। लेकिन कभी सामने मत बोलो। ऑर्गेनाइज़ेशन का रूल है, अगर आपने एक गलती कर दी, तो उसकी माफ़ी नहीं है। आप गुस्से में अनाप-शनाप बोल गए, तो फिर आपकी वो जॉब नहीं बचनी, वो नहीं बचेगी। आपको इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशन कंट्रोल कैसे? कम्युनिकेट करते-करते आप में से कई वुमेन या लेडीज़ ऐसी भी हैं, जो अचानक रोने लग जाती हैं। थोड़ी-सी भी इमोशनल कोई बात हुई, "पता है, तुझे एक बात बताऊँ?" "हाँ, बोल।" "वो देख रही है, वो वहाँ पर पीसी के सामने बैठी है, यार उसको कैंसर है।" "क्या बात कर रही है? मैं तो रोज़ उसके साथ बैठती हूँ।" "कैंसर है उसको, 1 महीना और है उसके पास।" सारी कंपनी वाले उठ गए, "अरे भाई, मैडम क्या चाय 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 अरे पानी तो भैया नहीं वो ये सिर्फ चाय पीती है, पानी नहीं पीती। मंगाओ, मंगाओ।" अरे वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई। अरे भाई क्यों रो रही है? क्या हो गया? वो खुद जिसको कैंसर था वो पूछने आ गई, "क्या कैंसर मुझे? तुझे? क्या हो गया?" तो बोले कि नहीं तू तू तो मेरे साथ हमेशा बैठती थी। हाँ, तो क्या कर सकते हैं यार सिचुएशन ही ऐसी है, यूँ है। अचानक इमोशंस ऐसे मत निकालो या बॉस डाँट रहा है वहाँ पर रोने लग गए, "सर आपने मुझे डाँट दिया।" अरे क्या क्या रोने लग गए हो बच्चों जैसे यार? अरे प्लीज़ अरे रामू, रामू आओ अंदर यार। अरे प्लीज़ मैडम को पानी दो यार। व्हाट द हेल इज़ दैट बिहेवियर यार? हाउ इन व्हाट सेंस शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट? अरे सी यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। बॉस बहुत रूड होते हैं साहब। वो ऐसा नहीं है आपके आँसू देख के पिघल गए। उन्होंने दुनिया देखी है। तो वो सीधा बोलेंगे यार, ऐसा ये सब मैम यहाँ पर नहीं चलेगा। आप ये रोना-धोना बंद कीजिए, ठीक है? और आइंदा से मुझे ऐसा इस तरीके का फेस यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए और आप यूँ ओके सर, फाइन। फिर भी रोने लग गए। घर पे हस्बैंड ने कुछ कह दिया, रोना शुरू। बच्चों ने कुछ कह दिया, रोना शुरू। बॉयफ्रेंड ने कुछ कह दिया, रोना शुरू। अरे क्यों रो रहे हो यार? खुद को तो सँभाल भाई, हैं? उनके लिए तो ज़िंदगी भर ही रोना है। लेकिन अपने आप को तो सँभालो। आपका शरीर का कौन आप मालिक हो। अपने आप को शांति से चुप रखो, ठीक है? बोल दिया जो बोल दिया, यहाँ से सुनो 2 कान इसीलिए दिए। अगर सिर्फ़ सुनना होता, तो सिर्फ़ 1 कान मिलता। 2 इसीलिए मिले क्योंकि खुदा ने भी ये मानव की रचना करते हुए बोला कि कुछ जो खराब बातें होंगी ना, जो एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो ये यहाँ से सुनेगा और हवाई जहाज़ यहाँ से निकल जाएगा। इसी को आपको फ़ॉलो करना है, दैट्स इट। तो इनको माइंड करके मत चलो, ठीक है? कि आप रोने लग गए, अचानक से छींकने लग गए, इस चीज़ के बारे में सोचिए ज़रा। और हाँ, मैं मानता हूँ, कोई हमें कुछ ऐसा बुरा या गंदा बोल देता है, तो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। आता है, मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, मुझे पता है। दिमाग के अंदर बहुत ज़बरदस्त असर करता है। लेकिन उसे 1 या 2 दिन तक याद रखो, फिर धीरे-धीरे करके उसे भुला दो। अपने आप को वापस बिज़ी कर दो अपनी लाइफ़स्टाइल और उस पर्सन को इग्नोर करो, उससे थोड़ी दूरी बना के रखो, तो आपके लिए ठीक रहेगा। बस बॉस से आप दूरी नहीं बना सकते, तो आपको उनके सामने सरेंडर तो रहना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी सर, आई एक्सट्रीमली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। मुझसे ये गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी। फिर बॉस भी शांत पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रात-दिन ही बॉस बदतमीज़ी कर रहा है, हमेशा आपको ही डाँटता रहता है, आपकी गलती भी नहीं है तो भी आपको सुना रहा है, तो दैट प्लेस इज़ नॉट राइट। आप एक फीमेल हैं, अपनी खुद की इज़्ज़त करना जानती हैं। उस नौकरी के लालच में कि यार ये नौकरी चली गई तो सासू माँ घर पे नहीं बिठा दे, ऐसा मत सोचो। रोज़ गालियाँ खाने का कोई सेंस नहीं होता। ये मैं बहुत फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फॉर्मल वे में आपको बताऊँ। पर इतनी भी वो क्रिटिसिज़्म नहीं सुनना कि आप ही को सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। बहुत डाँट रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक आपको बहुत बुरी तरीके से झाड़ दिया और आपकी हालत ऐसी हो गई, यानी कि आप दुबले पड़ गए। तो फिर क्या? नेक्स्ट इज़ एडैप्टेशन एंड फ्रेंडलीनेस। आप जब भी पहुँचे अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी के अंदर, प्लीज़ म्यूट कीजिए। यहाँ पर जो भी है जिसने अनम्यूट कर दिया है, थैंक यू सो मच। एडैप्टेशन और फ्रेंडलीनेस का मीनिंग ये होता है बच्चों कि आप जहाँ भी जॉइन करें, वहाँ पर आप इस तरीके से मत घबराइए, मैं कहाँ आ गई, यहाँ तो कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मेरा क्या होगा? ये सब नहीं चलता है। ये सब स्कूल तक ठीक था कि किसी स्कूल में एडमिशन हो गया, सब गर्ल्स आपस में बात कर रही है और आपको अकेला पटक दिया और आप वहाँ पर रोते-रोते रोटी खा रहे हो माँ के हाथ की और माँ को याद कर रहे हो। मम्मी मैं आ रही हूँ वापस बहुत जल्दी। अरे यार हू केयर्स अबाउट इट? सिंपल सी बात है, आपने कोई कंपनी जॉइन की, अपने काम की तरफ देखो। जो-जो आपसे मिला अपने सुपरवाइज़र की सुनो।
और जो आपसे बात करना चाहता है उससे बात करो, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। और फ्रैंक नेचर रखिए। अगर कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आप आगे से इंटरेक्ट कर लीजिए, आप उससे हैंडशेक कीजिए। हैंडशेक तो नहीं करना है, कोरोना चल रहा है तो। नमस्ते कीजिए, बताइए अपने बारे में, यहाँ से आई हूँ, यहाँ पर हूँ, आप किस पोजीशन पर हैं, और आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो रखना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट नेचर जो है वो और एक्सट्रोवर्ट नेचर, ये भले ही हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो एम्बिवर्ट, यानी कि ऐसा वर्ड नहीं होता है वैसे तो, लेकिन दोनों का मिक्स लेकर चलना पड़ता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस जगह पर हो उस जगह की रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। बॉस को गालियाँ देना किसी के सामने, सुपीरियर को गालियाँ देना, अपने कलीग्स को गालियाँ देना, जगह को गालियाँ देना, इतनी खराब कंपनी है, सूख ली, ये सब बंद कर दो। इज्जत करो वहाँ की, ताकि आपके बारे में कुछ भी गलत बातें वहाँ पर ना हो, क्योंकि आप जो भी अपने मुँह से निकालोगे आगे स्प्रेड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए साहब, 2 दिन की इस जर्नी के अंदर मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान बाँटा, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है। मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में टाइम कम होता है, तो इस रीज़न की वजह से आप वापस सुनना चाहें तो फिर से सुन सकते हैं, मोनिका मैम से पेपर, ये सब कुछ चीज़। लेकिन अब आपकी बारी है, ठीक है? तो आपके कोई सवाल हो, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ये आदमी घबरा रहा है, ऐसे घबराना नहीं, क्योंकि आप ना तो पोडियम पर हो, ना आपके सामने मैं माइक लेकर आ गया, और ना ही आपके हाथ में कोई हैंकी है ना ही आप इस तरीके से खड़े हो गए, पर आप अपने घर पर हो यार। और आप जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई आपके सामने ज़रूर करूँगा। मैं 15 टू 20 मिनट्स और दे सकता हूँ, उसके बाद में हम लोग सेशन को क्लोज़ करेंगे। एनी क्वेश्चन और क्वेरी? कोई सवाल जो आप पूछना चाहें? कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा Excuse me, मुझे। sir. हाँ जी, Good morning, sir. गुड आफ्टरनून हो गया है वैसे तो, पर अब मेरी ये खराब आदत है कि मैं इसमें टोक देता हूँ, टोकना नहीं चाहिए था, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, गुड मॉर्निंग बच्चे, बताइए। हाँ, हमें एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि ना हम जितना कंफर्टेबल हिंदी में रहते हैं उतना कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं रह पाते बोलने में या किसी से भी कम्युनिकेट करने में। तो हम तो इंग्लिश को और ज्यादा बेटर करें या हम जिसमें कंफर्टेबल है उसी जोन में रहें? अच्छा, आपका नाम क्या है? सॉरी, नीचे गिर Hello. गया, ये स्टैंड खराब हो गया है कोई बात नहीं, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ऑफिस के अंदर थोड़ा ऐसा ही है, मैं एक ऑफिस में आया हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, तो इस रीज़न की वजह से। हाँ, तो आप अपना अपना नाम क्या बताया आपने? पूनम नरूका मैम सर। पूनम, बात ये है कि जब आप बात करते हो लैंग्वेज की, है ना, यानी कि जब आप बात करते हो इंग्लिश की, तो इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, आप जानते हो, जैसे आपकी हिंदी है वैसे आपकी लैंग्वेज ये भी है। आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू। जहाँ पर बात आती है इस लैंग्वेज की, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये सिनेरियो है, देखो क्या होता है, मेट्रोज़ में जब जाते हैं जॉब के लिए, या छोटे शहरों में भी जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहें, हर जगह इंडस्ट्रीज़ हैं। वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर आपसे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो इंग्लिश बोलने वाला भी कोई ना कोई आ ही जाता है। कोई भी आ जाएगा, अचानक कोई भी आ जाएगा और आपसे बात इंटरैक्ट करने लग जाएगा। अब उस वक़्त अगर आप हिंदी में इंटरैक्शन करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि यार ये कौन एम्प्लॉयी है जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या ऐसा कुछ है। अब मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा, यार हमारी मातृभाषा हिंदी है। मैं तो ये कहता हूँ हिंदी को जितना इम्प्रूव कर सकते हो करो, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंग्रेज़ों को बोलो हिंदी बोल के बताएँ, है किसी में ज़ोर? उनको सीखते-सीखते सालों निकल जाएँगे। लेकिन इन उनकी इस ईज़ी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव ज़रूर करें। क्योंकि ठीक है, आप जिस कंपनी में वर्क करेंगे, वहाँ पर हो सकता है कि बातें हिंदी में होती हो, लेकिन वहाँ आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई भी अगर आ गया कोई भी अगर आ गया और अचानक से इंग्लिश बोलने लगा, तो आपको इतनी तो आनी चाहिए कि आप उसे रिप्लाई कर दें और आप उसे इसके बारे में बता दें। फ्रॉम दिस वे सर, ओके सर, एंड आई विल कैच यू लेटर, ऐसी कुछ बातें तो आप उसको बोल सकें। यस, यस, डेफिनिटली आई अंडरस्टैंड सर। तो इस हिसाब से आपको इतनी तो इम्प्रूव करके रखनी पड़ेगी, ठीक है? मैं मानता हूँ कि इसकी फ्लुएंसी लगभग जैसे हिंदी की भी होती है, इंग्लिश की भी होती है, इसकी फ्लुएंसी आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है, सबको क्या हिंदी बहुत प्रॉपर आती है क्या? कई सिटीज़ में श को स बोलते हैं,
जैसे शाम हो गई तो उसको बोलते हैं शाम हो गई। अब इससे सबसे पहले इंप्रूव करो। इंग्लिश तो बाद में इंप्रूव करना साहब, पहले आप हिंदी वर्णमाला के जो शब्द होते हैं उन्हें तो इंप्रूव करो। आप शाम को शाम बोल रहे हो, श्याम कोई लड़का है उसको श्याम बोल रहे हो, ठीक है ना? तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? शब्द को शब्द बोलोगे तो ये भी फिर ये बताता है कि यार आपने हिंदी तक ढंग से नहीं सीखी। तो इस पर भी पहले उसे इम्प्रूव करो, पहले इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो, तब जाकर आपके लिए पहले ये लैंग्वेज आपके लिए ईज़ी होगी, फिर वो होगी। अब मैं ये नहीं कहता कि हिंदी में भी आप अंतर्विमुख, किंग कर्तव्य विमूढ़, अभूतपूर्व, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो हिंदी वर्ड्स होते हैं, इतना भी हिंदी में नहीं जाना है, नॉर्मल हिंदी बोलिए, लेकिन इंग्लिश को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा और वो जीडी से इम्प्रूव हो जाती है। आप जीडी जैसे-जैसे करने लगते हैं और एक पॉकेट डिक्शनरी रखते हैं या अब तो आपके पास मोबाइल है, तो उसमें आप वर्ड्स देखते रहें। आपको कौन सा वर्ड सुनाई देगा या दिमाग में आया, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में देखिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इंग्लिश के इतने वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग, मतलब जिनको इंग्लिश ढंग की भी आती है ना, उनको भी नहीं पता होता और फिर वो भी सर्च करते हैं, यार ये क्या बोल के गए? फिर उसके बाद में उसमें देखते हैं कि हाँ, इसका मीनिंग ये निकल रहा है हिंदी में। तो ऐसा होता है, तो इम्प्रूव तो आपको करनी पड़ेगी, तो इम्प्रूव करने पे लगिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फॉरेनर ऑस्ट्रेलियन की तरह या फिर अमेरिकन, ब्रिटिश की तरह, ब्रिटेन के लोगों की तरह आप एकदम ऐसे बोलने लग जाए, "वेल इंटरेस्टिंग टू सी दैट आवर प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल", ऐसे नहीं बोलना है। आप नॉर्मल अपनी भाषा में बोलिए, सबसे खालिस या शुद्ध अंग्रेज़ी भी इंडियंस ही बोलते हैं, बाकी सब शब्द खा जाते हैं। "I just want to talk about it. So the thing around here, come here." मैं कई अंग्रेज़ों से जब मुखातिब होता हूँ, तो वो इसी तरीके से बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, भाई थोड़ा-सा पूरा सेंटेंस तो बोल। I really don't want to be like that, but we're going to pray and क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रेलियन कुछ 2 दोस्त हैं मेरे को, क्या बोलते हैं मुझे खुद को समझ में नहीं आता और मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ, उनको एकदम समझ में आता है। वो बात। तो आप आसानी से इम्प्रूव कर लेंगे और आप अंग्रेज़ों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन। हुँ, सर जो आप बोलते हैं कि आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, बट ऐसा भी तो होता है ना सर, हमारे से जो सामने वाला, अगर हम बराबर उसे आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, तो कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि पता नहीं ये किस लेवल की है, किस तरीके की, क्या ऐसे क्यों देख रही है, मतलब लोगों की थिंकिंग भी तो चेंज होती है ना सर। शायद आपने दोनों स्लाइड नहीं देखी। एक होता है टू मच आई कॉन्टैक्ट, एक होता है टू लिटिल आई कॉन्टैक्ट। आपको इसका मिड बना के रखना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि सामने वाला इग्नोर हो रहा हो ऐसा भी महसूस करे, और ये ऐसे होता है कि जैसे मैं अभी आपकी तरफ देखकर बात कर रहा हूँ, फिर अचानक मैंने कुछ सोचने वाले एक्सप्रेशन दिए, ठीक है? वो चलेगा, फिर उसके बाद में वापस मैं आपकी तरफ देखने लगा, तो आप इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी नज़र चुरा सकते हो। लेकिन टू मच आई कॉन्टैक्ट का मीनिंग होता है ये, मतलब ऐसे देखना, ऐसे किसी को नहीं देखना। हाँ, ओके। अच्छा, यूँ पागल है क्या अपन जो ऐसे घूर रहे हैं किसी सामने वाले को? और टू लिटिल का मतलब होता है कि उसकी उसकी तरफ रेयरली हम देख रहे हैं। मतलब हम किसी टास्क में बिज़ी हैं, जैसे आप सरकारी दफ्तर में जाओ, वहाँ पर आप किसी से बात करोगे, उसको आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब वो बेटा-बेटा काम कर रहा है, आप उसके सामने पहुँच गए। एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ, सर ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर बिल कहाँ से निकलेगा? उधर चले जाओ। देखा ही नहीं उसने, तो आप कैसा फ़ील करते हो? कैसा फ़ील करते हो? अच्छा लगता है आपको? यार क्या हमारी इज़्ज़त इतनी, हाँ, हमारी क्या इज़्ज़त इतनी कम है कि ये साला देख तक नहीं रहा है? मैं तो खुद भी यार एक रेप्यूटेड फैमिली से हूँ, लेकिन वो है सरकारी विभाग, वो रोज़ के हज़ार लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग देख-देख के बोर हो जाते हैं, तो फिर वो हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। वो उनका आई कॉन्टैक्ट ज़ीरो रहता है, वो हमेशा नीचे ही देखते रहते हैं। आप एक काम करो, आप वो पीछे शर्मा जी बैठे हैं उनसे मिल लो। अब कौन आया, तेरा रिश्तेदार आया क्या पता? फिर बोले आँखें उठा के देख, तेरा बाप हूँ। अरे पापा, सो सॉरी। सॉरी क्या होता है? तेरा पापा आया है तो नीचे देख रहा है, वो वाली बात है। लेकिन ये होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट करें और बहुत कम आई कॉन्टैक्ट करें, आप एक मीडियम बना के रखें। मतलब आप उसकी तरफ भी देखिए और आप सोचने वाले एक्सप्रेशन भी दीजिए। आप थोड़ा इधर-उधर भी देखिए और फिर वापस उसकी तरफ देखने लग जाइए और अपने अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। आप कभी ऐसे मत देखिए किसी को। अच्छा, आप बस सिंसियर वे में देखिए। हाँ, अच्छा, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, हो जाएगा। ये देख रहे हो मैंने एक्सप्रेशन दिए, दैट मीन्स आई एम अ सिंसियर कैंडिडेट, और साथ ही साथ में मैं क्या है कि बहुत ध्यान से वो बातें सुन रहा हूँ, तभी मैंने अपनी आईब्रोज को ऐसे कर लिया। ओके फाइन, ऑलराइट, आई विल गोइंग टू डू दैट, थैंक यू। बस ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट्स।
Excuse me, sir. Anything you wish to ask? Sir, हाँ जी, बिल्कुल, हम बताइए। ये पूछ रहे थे आपसे कि अगर जैसे हम फ्रेशर हैं, अभी तक हमने हम्म, जॉब का अप्लाई नहीं किया है और अब करेंगे हम अप्लाई, तो जैसे हम हम्म, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारा हम्म, लास्ट ईयर हो चुका है, अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे हम्म, इंटरव्यू दें, तो हमारा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें, उसके अलावा हम सब कुछ हिंदी में बोलते, तो भी जैसे चलता कि है, अगर वो तो भी चलता है। चलेगा। हाँ, चलेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपने दे दिया, इसका मीनिंग ये है कि आप कम से कम अपने बारे में अच्छे से बता पा रहे हो। उसके बाद वियर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार तो वो फैमिली के लिए कुछ पूछ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आपके एजुकेशन की, जैसे मार्कशीट चेक कर, टेस्टिमोनियल्स में वो मार्कशीट जब चेक कर रहे होते हैं, तो वो क्या है कि अचानक से मार्कशीट के अंदर कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट है जीएसटी का, सो व्हाट डू यू नो अबाउट जीएसटी? अब हो सकता है कि आप जीएसटी के बारे में कुछ जो समझाना चाहते हो वो हिंदी में ज़्यादा बेटर समझा सको। हो सकता है आपने हिंदी मीडियम से किया हो, तो आप वैसे ही बताओगे। आप वहाँ पर एक्सक्यूज़ सर, जीएसटी जनरल सर्विस, दैट टैक्सेस अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन दिस ईयर, मत करो ऐसा। आप क्लियरली बोलो, ठीक है? क्लियरली बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? और जो भी आपसे ऐसा बोल देना कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, तो आप बोलना कि सर आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। ये एक लाइन बहुत पावरफुल होती है, आप सब नोट करके रखिए। सर आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, सर आई एम स्टिल वर्किंग अपॉन इट, ठीक है? ये लाइन रट्टा मार लो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, आप इस लैंग्वेज को सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है? कभी ये मत बोलो, सर आई डोंट नो, सर आती नहीं है। नहीं, 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 किसी इंटरव्यू में क्या, किसी के सामने भी आप ऐसा मत बोलो। सर आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, ठीक है? ये बात आपको बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो ताकि उनको लगे कि हाँ, आप पूरी कोशिश कर रहे हो उसे सीखने के लिए, ठीक है? और आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया, उसके अलावा 4-5 लाइनें आप इंग्लिश में बोल ही रहे हो, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी कोई वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट बस ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, अगेन आई एम सेइंग यू, एम्प्लॉयर अगर अच्छे नेचर का होता है, वो अगर इन चीज़ों को माइंड नहीं करता, उसको अच्छा कैंडिडेट काम करने के लिए चाहिए होता है, तो फिर वो इनकी परवाह नहीं करता। लेकिन अगर उसे स्पेसिफिकली यही चाहिए कि उसकी इंग्लिश भी फ्लुएंट होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ इट इज़ केपीओ, बीपीओ और एनी काइंड ऑफ आईटी इंडस्ट्री और वी कैन से कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री, तो वहाँ पर उन्हें ऐसा एम्प्लॉयी चाहिए जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो। तो ऐसे इंटरव्यू में आप तब अपीयर हो जब आप वास्तव में बोल पाते हो। जैसे हम कई बार न्यूज़पेपर में विज्ञप्तियाँ देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश रिक्वायर्ड, है ना? कि मतलब तेज़ तर्रार इंग्लिश आनी चाहिए, और वो स्किल सबसे ज़रूरी है इस नौकरी को करने के लिए। तो वो आपके लिए जॉब है ही नहीं, या उस कैंडिडेट के लिए जॉब है ही नहीं जो कि अभी फ्लुएंसी ला नहीं पाया, उसे अभी इम्प्रूव करना बाकी है, ठीक है? तो अप्लाई उसके लिए करो जिसमें कि आपके लैंग्वेज बैरियर ना है। यानी कि जैसे आप सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के लिए जाना चाहते हैं, आप एचआर यानी मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट जॉइन करना चाहते हैं। अरे मैं तो आपको बताऊँ, इंडिया में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो लोग ही वो चाहिए जो अच्छी हिंदी बोलना जानते हो। क्योंकि कस्टमर जो बाहर है ना, उसमें बहुत रेयरली कोई 2% ही ऐसे होते हैं जो आके इंग्लिश में बातें करते हैं। उसके अलावा 98% पॉपुलेशन हिंदी या वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में इंटरैक्ट करती है। अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़, हम लोग, मतलब मैं मेवाड़ से हूँ, यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, राइट? यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक एजेंट को ज़बरदस्त कमाई हुई, क्योंकि उसने क्या किया, रूरल एरिया की एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानता था, और उस रूरल एरिया में वो इकलौता एजेंट था। वो जाकर सबको इंश्योरेंस का बता आया और वहाँ से पॉलिसीज़ लेकर आ गया। अब उसकी जीत हो गई, और जो इंग्लिश जानते थे ना, उनको कोई पॉलिसी मिल ही नहीं रही। अब ऐसी इंडस्ट्री में ये एक एडवांटेज बन गया, जहाँ पर कस्टमर जो है उसको बहुत माना जाता है, और कस्टमर जिस भाषा में बात करे उससे बात करो। वहाँ हिंदी काम आती है, वहाँ पर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज काम आती है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो गाइस, बाकी की बातें नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। बाकी की बातें जो हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे करेंगे, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट इज माय प्रोफाइल dr.naren goyal। हम वहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछिए, प्रोफेशनल सवाल पूछिए, आप डिप्रेस्ड हैं, आप उदास हैं तो भी पूछ सकते हैं। रीज़न बता सकते हैं, मैं आपको सजेशंस दूँगा उसके लिए, बिल्कुल जो भी डेफ़िनेटली मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मैं 100% मैं उसके लिए मैं कर पाऊँगा। तो हम उस पे मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा, और सारे के सारे आप बहुत ही अच्छे हैं, मैंने कल भी बताया था, आप लोगों ने इतना पेशेंटली सब चीज़ें सुनी, इसका मतलब पता है क्या है? आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, ये भी एक एबिलिटी होती है कि आप जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो और आप उसके लिए लगे हुए हो, ठीक है? और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर आप यहाँ पर भी दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है देखते हुए,
और अपना फीडबैक आप इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, मैम मोनिता मैम को दीजिएगा रिटर्न में, ताकि मुझे पता चल सके कि कितना आपको अच्छा लगा है सेशन या कितना बुरा लगा है। सब कुछ चीज़ें आप उस पे लिखिएगा। और मैं मोनिता मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ज़रूर इनसे मिलने का मौका मिले कभी तो ज़रूर बुलाइएगा। इन सबको मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में काइनेसिक्स की ट्रेनिंग देना चाहूँगा। और मुझे नहीं पता ये किस लोकेशन पर है, मैं सिर्फ़ क्रिस्टल अलायंस को जानता हूँ, मैं सिर्फ़ उसे जानता हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कौन-सा कॉलेज है, कहाँ से ये कैंडिडेट्स हैं। लेकिन कभी अगर ये एक साथ हुए और ये वापस अगर सब कुछ ओपन हुआ, तो बताइएगा। अगर अगर चांस मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा आप सबसे मिलने के लिए, और मैं काइनेसिक्स की ट्रेनिंग ज़रूर लेकर आऊँगा। और उसके अलावा अगर कभी ऑनलाइन में भी अगर मुझे फिर से मौका मिलता है, तो इस बार मैं इंटरव्यू स्किल्स लेकर आऊँगा। देखते हैं क्या होता है। ओके मोनिता, थैंक यू सो मच। श्योर ऑफ कोर्स। एंड हम उदयपुर में भी हमारे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। भी मौका Very मिले nice. तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। एंड देन विल प्लान डेफिनेटली। ओके, सो प्लीज पीपल जस्ट सी दिस फाइल। एंड आप सब लोग इंस्टा चलाते हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो नहीं चलाता है। सो मे बी आप लोग अभी जब हम लोग सेशन खत्म करेंगे तो आपका सबसे पहला काम है कि आप फॉलो करें, एंड देन सेकंड काम है आप अपना फीडबैक शेयर करें। 2 चीजें आपको करनी है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट। एंड यस, अगर आप में से कोई भी सर को यहाँ अनम्यूट करके फीडबैक देना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है, लास्ट लाइन योर, तो प्लीज यू कैन ऐड हियर एंड दिस इज द टाइम। यस, अंतिम पंक्ति, हाँ बिल्कुल, कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। मैं एक उड़ता पंछी हूँ, तो मेरा जाने का समय हो गया है, तो इस रीजन की वजह से अब उड़ते हुए पंछी को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। Yes, sir. Thank you so much, sir, for this amazing session. हमने अटेंड किया, बहुत अच्छा, हमने बहुत कुछ सीखा इस सेशन से, और आपके थ्रू हम जो एक्चुअल चीजें हम फेस करते हैं लाइफ में वो हमको पता लगी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। थैंक यू यार। और ये सब चीज़ें क्या है, आप ही के जैसे छोटे-छोटे यंगस्टर्स हैं ना, वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो ये असल में मैं क्या हूँ पता है? मैं उन सब यंगस्टर्स का सिर्फ एक निचोड़ हूँ और कुछ भी नहीं। मैंने ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आपके हॉस्पिटैलिटी वाले फील्ड के अंदर। मैंने हर एक ये चीज़ मेरी आँखों के सामने पिछले 12 से 15 सालों के बीच में देखी है। इसीलिए ये चीज़ें जो है वो निकल-निकल के आ रही है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो फिर इस रीज़न की वजह से मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। और मैं इतना प्रैक्टिकल वे में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को सच्चाई पता लग सके बस। सच से कभी भी बड़े-बड़े लोग मुँह मोड़ लेते हैं कि सच कभी नहीं बोलना, लेकिन मैं सेक्शन में यही बात हमेशा मानता हूँ। वैसे भी मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, और साथ ही साथ में मुझे जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो मुझे कुछ भी नहीं कहता अगर मैं इस वे में बात करता हूँ तो मैं किसी से भी नहीं डरता। ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल जाऊँगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये फ़ियर मुझे नहीं है, जो कई लोगों में होता है। इस चक्कर में कोई सच नहीं बोलता। तो सच हमेशा बोलना चाहिए, और जितना हम लोग सारे ही लोग सच बोलना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी होती चली जाएगी, आप जैसे यंगस्टर्स की। तो ये बात ध्यान देने के लिए है। एनीथिंग एल्स? और कोई? चलो ठीक है, हो गया, मेरे लास्ट टाइम। सर फर्स्ट बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये वाला जो सेक्शन था मैंने बहुत मतलब हंस के लिया और बहुत अच्छे से समझा, और अपनी लाइफ में जो चल रहा था सेम वही सारी कंडीशन देखी। आई एम सो हैप्पी कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सो सर। मच यार। और भी आएँगे, बिल्कुल आएँगे, क्योंकि मोहित हम जैसे-जैसे याद करेंगे तो आपके पास में ज़रूर आएँगे, और आपको कोई न कोई नई चीज़ लेकर आएँगे। सॉफ्ट स्किल में बहुत बहुत सारी अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। तो ये तो सिर्फ़ कम्युनिकेशन पर फ़ोकस था, लेकिन उसके अलावा कोई भी और अच्छी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सर थैंक यू आप सो मच हमारे एवरीबॉडी। आईटीआई आप एक बार सर फिर जरूर जरूर आइए। आइए सर। तो कैसे आते हैं आप? कुछ गाड़ी भेजिए तो आ जाऊँगा। ओके सर। ऑलराइट, इंस्टाग्राम पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू सर। जस्ट अ थैंक यू सेकंड, सर। जस्ट अ थैंक यू सेकंड। मैडम। प्लीज आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दो सो दैट कि हम एक सेल्फी ले सकें। सर चले गए? ले गए? सो क्विक। ओके, सो
आप सब लोग प्लीज अपना फीडबैक शेयर कर देना, जो भी आप लोगों को आज सीखने को मिला, एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक सो दैट एटलीस्ट हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने अपना टाइम दिया, अपना वक्त दिया आपके लिए, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, बट हम उन्हें एक फीडबैक दे सकते हैं कि जो हमने एंजॉय किया है, जो हमने सीखा। सो प्लीज आप लोग अपना फीडबैक व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा अपने अपने फैसिलिटेटर को, सो दैट वो बाद में हमें फॉरवर्ड कर देंगे। एंड डू फॉलो हिम, उनका नाम आप जानते हैं, डॉक्टर नरेंद्र गोयल, सो प्लीज डू फॉलो हिम ओवर इंस्टाग्राम, एंड वो लिंक्डइन पे भी हैं। सो यस, एंड यस, हमें एक सेल्फी लेनी है, हम तो ले ही सकते हैं। ओके, 1 2, प्लीज स्माइल पीपल, फेस पे स्माइल रखिए। 1 2, one more, एक। Oh, very nice. Thank you people for joining us. Bye bye, take care, ध्यान रखिए।